बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सुनो न्यूज़ की खुसूसी सदाए रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ ज़हर मलिक। मेरी तरफ से भी जनाब अस्सलाम वालेकुम, आपको सदाए रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ानुल मुबारक जो है वो बड़ा बेहतरीन गुजर रहा होगा और आप बहुत सारी जो इबादत हैं वो भी कर रहे होंगे और खल्क़े खुदा के लिए भी कोई ना कोई काम ज़रूर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और बरकतें भी समेट रहे होंगे। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे का ये चौथा रोज़ा है और अब अपने अख्ताम की जानिब बढ़ रहा है। दोपहर की प्यास अब इफ्तार के करीब आकर एक रूहानी सुकून बनने लगी है और ये वो वक्त है जब ज़मीन वाले खामोश होते हैं और आसमान वाले फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से रोज़ेदारों की दुआएं समेट रहे होते हैं। रोज़ा हमें ये सिखाता है कि इस्तिकामत ही असल बंदगी है और अब हम रमज़ान के उस सफ़र में पूरी तरह ढल चुके हैं जो कि हमें लग रहा है कि बरकतें समेटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नाज़रीन, ये लम्हात महज इंतज़ार के नहीं बल्कि रब से मांग लेने के हैं, तो जी भर के मांगे। बिल्कुल जी, और ये वो लम्हात हैं जब हदीसे कुदसी के मुताबिक अल्लाह ताला अपने उन बंदों पर फ़ख्र फरमाता है जो दस्तरख्वान पर नेमतें सामने होते हुए भी सिर्फ हुक्म इलाही के मुंतज़र होते हैं। तो आइए हम ये अहद करें कि जैसे हमने हलाल चीज़ों को अल्लाह के लिए छोड़ा वैसे ही हराम और बुराई को भी हमेशा के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि रोज़ादार की दुआ रद्द नहीं की जाती। तो हम दुआ गो हैं कि हमें रमज़ान की बरकत से अल्लाह पाक की तमाम रहमतें नसीब हो सके। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और बात कर लेते हैं आज बहुत ही अहम मौजू के हवाले से। जी बिल्कुल, ज़हनी मसाइल के हवाले से बात करते हैं और हम रोज़े की हालत में हैं। कोई शक नहीं, ये सुकून का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे नज़र आते हैं जिन्हें सुकून ना होने का शिकवा रहता है। सांस का फूलना, दिल की धड़कन का तेज़ रहना या एक नामालूम सा खौफ जो शायद अभी लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हम इसे कभी वहम कहते हैं तो कभी नज़र बद कहते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस इसे पैनिक अटैक कहती है। और क्या ये महज एक कैफियत है या रूह की पुकार है? बिल्कुल, और इसमें सबसे ख़तरनाक मौत का खौफ है जो अक्सर किसी प्यारे की जुदाई के बाद लावा बनकर फटता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, जहाँ मेडिकल साइंस हमें नाकाम नज़र आती है वहाँ पर कलाम इलाही की सूरह रहमान की तलावत कैसे मौजज़ाती तौर पर आसाब को थपकियाँ देकर सुला देती है। इन तमाम उलझनों को सुलझाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। मुल्क मायनास न्यूरोलॉजिस्ट और रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट डॉक्टर खालिद जमील साहब। डॉक्टर साहब, आपको सदाए रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सुकून की तलाश तो हर किसी को है। लोग कहते हैं सब कुछ है, सुकून नहीं है, और आमतौर पर लोग घबराहट और पैनिक अटैक को भी कुछ और ही समझ लेते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट की नज़र में आप क्या देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क कहाँ पर है और किस तरह से हम खुद को काम बड़ा पुरसुकून रख सकता है? देखिए, पहले तो मैं आपको सुकून की एक मिसाल देता हूँ कि हम सुकून कहते किसे हैं। जिस तरह आप समंदर में उठती और बैठती लहरों को देखते हो तो ये एक तलातुम की निशानी होती है जी। और ये सुकून के बरक्स अगर आप एक झील का नज़ारा करें तो आप देखेंगे कि उसके अंदर ठहरा हुआ पानी जिसमें छोटी छोटी बातों का लहरें बन रही होती हैं और आपको एक फीलिंग दे रही होती है कि जिस तरह हर तरफ एक पीस और एक सुकून मौजूद है। तो एक तो ये कैफियत आप समझें कि दिमाग में जब झील वाली कैफियत होगी तो सुकून होगा, और जब इस पे तलातम की कैफियत होगी तो कोई जुस्तजू होगी। अगर वो जुस्तजू आपको खुशी दे रही है तो ये मोटिवेशन पैदा करेगी, और अगर ये आपको तकलीफ दे रही है, ये नेगेटिव है, ये टॉक्सिक है, तो ये आपको नेगेटिव साइड के ऊपर कोई ना कोई जहनी बीमारी की तरफ ले जाएगी। तो ये एक बुनियादी चीज़ आप समझ सुकून की। अच्छा, अब सुकून के दूसरे माने क्या है? दूसरे माने सुकून के ये है कि आपकी ख्वाहिशें इस तरह पूरी हो या खुशी इस तरह पूरी हो कि नतीजे में आपको इत्मीनान मिले। तो अगर ये कैफियत पैदा हो जाती है तो इसका मतलब है कि आप पुरसुकून। सही। अब इसको आपने लिंक किया था पैनिक अटैक जी। तो उसके लिए थोड़ा सा बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मेडिकल नुक्ता नज़र से समझने की ज़रूरत है। मैं इतना सादा तरीके से बताऊंगा कि नॉन मेडिकल हो के आप समझ सकें। देखिए, होता क्या है? होता ये है कि हमारे दिमाग का जो ये सामने वाला हिस्सा है इसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसमें एक थॉट आता है। वो थॉट किसी की मौत के बाद आ सकता है, वो थॉट किसी नुकसान के बाद आ सकता है, ये नुकसान किसी
खतरे की घंटी बजने की वजह से आपके दिमाग में आता है, ठीक, लेकिन साथ ही ये दिमाग जो है ना उसको रद्द कर देता है ओके, कि नहीं ये ख्याल है, इसको ख्याल तक ही रहने दो। सही, सही। लेकिन कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि ये ख्याल को हकीकत समझना शुरू कर हकीकत देते समझ हैं, लेते हैं, ठीक, क्योंकि ब्रेन बाज़ औक़ात परसेप्शन को रियलिटी समझता है। रियलिटी समझता है, तो इसका मतलब है कि जैसे खतरा मौजूद है, अब हमारे ब्रेन में एक चीज़ होती है जिसको एमिग्डाला कहते हैं। ठीक, वो आप समझिए कि एक अलार्म है कि जिस तरह किसी बिल्डिंग में आग लगी ना तो अलार्म बज गया तो हर तरफ थरथली मच गई, सारा काम रुक गया। जी, तो जो पैनिक अटैक्स के मरीज होते हैं इनको एक थॉट गुजरता है, ठीक है, ये एमिग्डाला एक सायरन बजाता है, सही, पूरी बॉडी थरथली, सारा काम करना छोड़ देती है, ओके, ओके, सही। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस रुक जाती है या कम हो जाती है, मुंह खुश्क हो जाता है, जी, मरीज को लगता है मैं गया। और अक्सर मैं पेशेंट से जो क्वेश्चन करता हूँ 2-3 सवाल उनके जहन में आते हैं कि बस डॉक्टर साहब मुझे लगा मैं अब मैं गया गया, और यस। मुझे ज्यादा परेशानी अपने जाने की नहीं थी, परेशानी इस बात पे थी कि मेरे बच्चों का क्या बच्चों बनेगा, का क्या बनेगा, हाय, जो मुझे डिपेंडेंट है। इस कैफियत के अंदर पूरी जो बॉडी होती है ठीक, वो उस वक्त एक रश कर रही होती है कि जिस तरह हम कहते हैं सर्वाइवल मोड में आ जाती है, हालांकि हुआ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, वो एक एक थॉट नहीं, सोच थी, अनजाना एक खौफ है। थॉट था। हाँ, फिर मरीज क्या करेगा कि वो भागेगा अच्छा, और वो भाग के हॉस्पिटल जाएगा। सही, हॉस्पिटल में वो कुछ भी नहीं करते, उन्हें पता लग जाता है, सही, वो सिंपली उसको वैसे कोई टीका लगा देंगे, बेहोशी ब्लड का प्रेशर या चेक कुछ कर इस तरह, देंगे हाँ। और उसको देख दूँ कहेंगे नहीं तुम्हारा ECG ठीक है, तुम्हें कुछ भी नहीं है, ठीक, मुतमईन होकर वो वापस आ जाएगा। फिर वो 2-4 दिन 6 दिन गुजारेगा, फिर यही होता है, फिर एक थॉट आएगा, फिर वही सारी कैफियत। फिर उसको क्या होगा कि एक डॉक्टर, जैसे अगर मैं तो नॉर्मली साइकेट्रिस्ट को रेफर कर देता सही, हूँ, जी। तो साइकेट्रिस्ट उसको कहता है कि नहीं ये इससे तो मरते ही नहीं हो, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, फिर उसके दिमाग के अंदर ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो बड़ी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, वो उसके दिमाग में फिर सवाल आता है, नहीं यार वो डॉक्टर ने तो कहा था, हो सकता है डॉक्टर गलत हो। ऐसे ही है, So जी, then he starts doubting the doctor. He will change the doctor. ऐसे ही है, He will go to another doctor. जी, और कि नहीं वो तो ठीक था, लेकिन अब जो मुझे हो रहा है ना ये सचमुच हो मतलब रहा है। अपने दिमाग में उसने एक दुनिया बनाई होती है और वो उसी सर्कल में वो घूमता घूमता रहता है सर्कल में। So तो that's what इसका it हल क्या है डॉक्टर साहब? क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी जगहों पे सारी फैमिली पैनिक हो जाती है। जब ऐसे कोई पैनिक अटैक किसी को आता है, पूरी फैमिली उस वक्त एक मुश्किल से गुजर रही होती है क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा होता वो कितना पैनिकिंग होता है दूसरे जिसको पैनिक हो रहा होता है अटैक। आई थिंक उस वक्त जो फैमिली होती है ना, वो उस शख्स के पैनिक में और इजाफा करती है। यस, क्योंकि जब वो शख्स जो है ना वो बैठा हुआ परेशान होता है और उसको लग रहा होता है उसे कुछ हो रहा है, तो एक करीब से मामी, फूफी, चची, कजन वही आके कहेगी और देखो इधर तो रंग भी पीला पै गया है। हाँ जी, ठीक है, हाँ। इतना लगता है ये पता नहीं की होना है। ये होना है। ये देखिए मैं आपको बताऊं, ये सजेशंस जो लोग दे रहे होते हैं ना, इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल पैनिक अटैक से हट के देता हूँ। जी, आप अगर सुबह सो के उठें, बड़े फ्रेश आप हों, आप घर से बाहर निकलें, आपको देखने वाला शख्स कहे कि यार तन क्यों है, तुम्हारा तो रंग बड़ा पीला लग रहा है। जी जी, वो जिस तरह से जानबूझ के कहा जाता है तुम रो रहे हो लगता है। अच्छा, वो आप थोड़ा सा आगे जाएं तो एक और शख्स भी कह दे, तीसरा शख्स भी कह दे, शाम तक वो बाकायदा पीला हो चुका होता है। पीला हो चुका होता है। तो जो पैनिक अटैक्स के पेशेंट्स हैं उनके लवाकिन के लिए खास तौर पे पैगाम है, उसको इनकरेज करें, जैसे कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, देखो तुम्हें लास्ट टाइम ही हुआ था, कोई मसला नहीं है, तुम्हें हम डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं। वेरी और उस वक्त एक फौरी तौर पे क्या करना चाहिए, एक मैं बड़ा क्लासिकल टिप देने लगा हूँ आपको, क्योंकि उस वक्त आप अपनी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करें। और वो कैसे स्टिमुलेट होती है, आप देखिए ये दोनों उंगलियां कानों में डालें, ठीक, मरीज को के, और इसको वो क्लॉकवाइज यूं 5 या 10 दफा फेरे, ठीक, उसके बाद फिर दोनों उंगलियों से कान को थोड़ी देर खींच के रखें, ठीक, और उसके बाद जिस तरह वजू में आप मसा करते हैं ये 3 दफा, ये 4 दफा ये करें, आप देखिएगा इतना जल्दी फर्क पड़ेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। जबरदस्त। बल्कि मैंने अपने मेरे YouTube चैनल पे ये मैंने एक्सरसाइज बताई जी
तो आई वाज शॉक्ड, यू नो। एक दिन एक पेशेंट आया तो कहने लगा जी शुक्रिया अदा करने के लिए आए हो, मेरी बेटी को रात को ये मसला हुआ तो हमें समझना है रात को हम कहाँ सर जाएं। ये तो हाल आपने बता दिया। अक्सर हम ये भी देखते हैं कि किसी की फैमिली में कोई डेथ हो जाए, कोई करीबी अजीज़ है वो उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसको भी ये ख्यालात आना शुरू होते हैं कि शायद उसका भी वक्त करीब है, उसे भी बुलावा है, कोई ख्वाब में भी आ रहा है तो वो शख्स उसे बुला रहा है कि मेरे पास आ जाओ। ये क्या कैफियत होती है? नहीं, ये भी वही ट्रिगर है। ठीक। अच्छा, ये वही ट्रिगर है। और ये ट्रिगर कैसे कैसे हो सकते हैं? किसी की डेथ हो जाए, बाज़ औक़ात आप ड्रामा देख रहे होते हो, जी, ड्रामे के अंदर डेथ का सीन अक्सर आप Death देखिएगा scene, ऐसे ही कि है। अगर जनाजा पड़ा हुआ हो और उठा के तो जो माएँ नानियाँ या कज़नें बैठी होती हैं तो जिनको ये खौफ होता है वो उसको आगे कर देती हैं, फॉरवर्ड जी। कर देती हैं। तो ये कहीं से भी थॉट आ सकता है। सही। लेकिन एक और मैं दिलचस्प बात आपको बताता हूँ कि खुदा न खास्ता अगर किसी की फौतगी हो तो आप देखिए हमारे यहाँ 40वां मनाते हैं। जी हालांकि 40वां मनाना कोई मजहबी वो नहीं है जी जी। फरीज़ा। ये 40वां जो है ना ये एक कल्चरल हमारा एटीट्यूड है। और ये क्यों है? कहते ये हैं नफ्सियाती तौर पे कि आपको जो फौतगी का किसी के दुख होता है ये 40 दिन तक एक्टिव रहता है। अच्छा, और 40वां मनाने के बाद यानी 40 दिन ख़त्म होने के बाद वो जो दुख या दर्द तकलीफ है उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक। अगर वो इसको ग्रीफ रिएक्शन कहते हैं, तो अगर वो ख़त्म नहीं होती तो इसका मतलब है यू नीड अ मेडिकल एडवाइस फ्रॉम अ डॉक्टर। यानी ये जो ट्रेडिशंस थे इनमें भी कोई ना कोई बेस बिल्कुल, जरूर थी, कोई मैं ना कोई आपको रीजनिंग बताऊं, जरूर थी। मेरी बल्कि एक नई किताब आ रही है, जी जी। लुकिंग ऑन द अदर साइड। ओह गुड। तो उसके अंदर मैंने जितनी भी मिथ्स हैं ना, जी जी, अच्छी या बुरी, मसलन जैसे हमारे यहाँ मिथ है मिथ है, कि उस नाम क्या है खरबूजा तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पानी पीना। नहीं पीना जी। चाहिए। जी हालांकि बिल्कुल तरबूज ठीक तो है। बताते खुद पानी है, खुद पानी है। सारे का सारा पानी है। जी। अच्छा, मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना। दूध नहीं पीना चाहिए। जी तो ये तो इसी तरह ये चीज़ें भी मैंने मिथ उसमें बताई हैं सारी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तरीका तो बता दिया कि किस तरह अगर पैनिक अटैक हो तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सूरह रहमान की अगर हम बात करें, उसकी फ्रिक्वेंसी वो इंसानी नर्वस सिस्टम पर क्या असरात छोड़ती है? देखिए, इस हवाले से मैं दो बातें जी, करूँगा। जी। पहली बात तो ये करूँगा कि सूरह रहमान को ज़्यादा जो मैं लफ्ज़ शोहरत का तो नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन आगही का इस्तेमाल सही। करूँगा। वो पीर काकी थे जिनकी वजह से ये मशहूर हुई। ठीक। अच्छा, और पीर काकी वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ मी। अब जिला का वो है जगह जहाँ पे वो मदफून है, सही। और उनके ठीक। साथ मैंने काफ़ी न्यूरोसर्जन्स के साथ एक 1999 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यूरोसर्जन्स की, जिनके अंदर वो उनकी मौजूदगी में हमने सूरह रहमान को डेमोन्स्ट्रेट किया ठीक। था। सही। और ज़ाहिर है काफ़ी मुज़ाकरे भी किए और उनका। अब सूरह रहमान के अलावा कुरान की तो हर आयत ही एक बहुत बड़ा तोहफा है जो हमें मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। सूरह रहमान के अंदर जो रिदम है ना, वो रिदम उसके अंदर एक ऐसा तासुर है जी कि ये हमारे जिस्म में मौजूद जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं, जी जी। वाह। ये उनके अंदर एक ख़ास किस्म का तासुर छोड़ती है। वाह। और इसकी जो बहुत बड़ी स्टडी हुई थी वो एक जापानीज साइंटिस्ट है जिन्होंने MRI किया पानी के ऊपर। अच्छा। तो उन्होंने एक गिलास पानी का लिया और उसके ऊपर उन्होंने कोई बुरी बातें की, और एक गिलास लिया जिसके अंदर बहुत खूबसूरत बातें की। ठीक। तो जब उनके क्रिस्टल्स का उसने MRI करके क्रिस्टल देखे तो जिसपे खूबसूरत बातें की थी वो खूबसूरत पैटर्न बने हुए थे। तो फिर उन्होंने सूरह रहमान के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट किया। किया। तो ही वाज शॉक्ड। वाह। उसे देखा इतने खूबसूरत और इतने सूदिंग और दिल को और एक सुकून तबीयत देने को, रूह वाले। को सुकून देने वाले। तो इसलिए जो सूरह रहमान है जी, इसको आप अगर पढ़ें या पढ़ने से भी ज़्यादा सुनने के अंदर जो है ना आपको लुत्फ आता है। जी। और आप ये भी आजमा के देखिएगा, क्योंकि हमारा जो जिस्म है ये 70% से ज़्यादा पानी है। सही। तो वो सारा इफेक्ट सुनने का जो है वाह। वो इस पानी पे आता है। खूबसूरत। अच्छा, एक गिलास पानी आप रख लीजिएगा कभी, सही। और सुनने के बाद उस पर फूंक मार के, हालांकि अब आपने पूछा ना कि रिवायती बातें रिवायती बात। जी। हमारे यहाँ नानियाँ दादियाँ करती रही करती हैं। थी, हाँ। आप उस पानी को पानी पी पर के दम देखिएगा, पड़ना। जायका चेंज होगा। अच्छा। हाँ, आप आजमा के देख लीजिएगा। तो ये देखिए, ये अभी आने वाली जो सदी है ना, ये वाली, ये रूहानियत की सदी है। और इसके अंदर जो साइंटिफिकली
क्वांटम फिजिक्स के साथ क्वांटम मेडिसिन, वो तो हमारे पास टॉपिक नहीं है, वो जी। वक्त नहीं है। क्वांटम मेडिसिन आपको ये बताती है कि सब एटॉमिक लेवल के ऊपर रूहानियत क्या है। रूहानियत तो क्या आने वाला वक्त आपको साबित करेगा। कुरान की सच्चाइयाँ तो सभी को पता है, बिल्कुल। एक एक कुरानी लफ्ज की सच्चाई वाह और दीन इस्लाम की सच्चाई जो है ना, वो लोगों ने तो माननी शुरू कर दी माननी है। शुरू कर दी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी साइंसी, आप समझ लें, ये आने वाले दिनों में मजीद हम बिल्कुल देखेंगे कि बिल्कुल बहुत आएगी, ज्यादा लोग बिल्कुल जो हैं आएगी। इसको साइंस तस्लीम भी वही सब करेंगे। कुछ अब देख रही है ना, जो कुरान ने बरसों exactly, पहले आप कह देख दिया। लें। जी डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो जिक्र इलाही और तिलावत के दौरान दिमाग में कौन से ऐसे हैप्पी हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं, एंजाइटी को बड़ा कम करते हैं और आपको फिक्रों से भी आज़ाद करते हैं? देखिए, ब्रेन जो है ना, ये एक कांस्टेंट ऐसा हमारे जिस्म का हिस्सा है कि जो कभी सोता नहीं है, जी बल्कि रात को जब आप सो जाते हो तो ये ज़्यादा एक्टिव होता है। ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ब्रेन को पीस के लिए और खुशी के लिए, जो खुशी के हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट सेरोटोनिन चाहिए। ठीक। और याद रखिएगा, रमज़ान का ये महीना, और मैं लोगों को बताता चलूँ, सेरोटोनिन एक वाहिद खुशी और सुकून का ज़रिया है जो किसी को कुछ देने से मिलती है। अच्छा, वाह। आप अपने बुजुर्गों को आप दवाई पिला दें, किसी को नाश्ता करा दें, किसी की इफ्तारी करने के बाद जी। बस बर्तन उठा के चले जाएं। वाह ये जो आप, या किसी को, मैं अक्सर मिसाल के तौर पे खुद करता भी जी। हूँ, मैं कभी कोई फ्रूट खरीदना हो तो उस रेहड़ी से खरीदता हूँ जिसपे कम रश हो, कम रश। तो मुझे लगता है कि मैं एडिशनल ग्राहक चला जाऊंगा। जी सो छुप छुपा के किसी के लिए कुछ करने में सबसे ज्यादा ब्रेन को सुकून मिलता सुकून है, मिलता है। सेरोटोनिन की वजह से। दूसरा, आपने अक्सर सुना होगा डोपामीन। डोपामाइन। डोपामीन खुशी का हार्मोन नहीं है, जी जी ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये रिवॉर्ड देता है आपको ओके। और वक्त ही देता है। सही सही सही। आपने अच्छा खाना खा लिया, जी ठीक है, अच्छा आपने मीठा खा लिया, ये बढ़ गया। ठीक। एक दिलचस्प बात बता दूं जी आपको, जी हमारे होटलों में जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, आप देखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री जूसेस देते हैं आपको। जी जी, शॉर्ट्स। और कई जगह पे आपने देखा होगा कि वो शहद और वो साथ में स्लाइस रखे होंगे। जी। ये क्यों देते हैं पता है? जी जी। क्यों? No, क्या ये साइंस है? इसलिए साइंस है इसकी हाँ। कि जब आप जाके अभी खाने का ऑर्डर नहीं कर रहे होते, हाँ। तो वो मीठा लेते हैं आप, जी उस मीठे से आपका डोपामीन बढ़ता है एक्साइटमेंट होती और उस एक्साइटमेंट में आप ऑर्डर ज्यादा जी देते हैं। जी 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 जी। आपने वैसे साइंस बता दी। भूख से भी ज्यादा ऑर्डर दे देते हैं। भूख से भी ज्यादा ऑर्डर भूख दे से भी देते ज्यादा हैं order और दे बाद में तारीफ भी ज्यादा करते हैं। ये वैसे वाकई स्टार्टर में भी इस तरह की चीजें हमें हाँ। वो प्रोवाइड करे थे ताकि हम अच्छा अच्छा खाएं। अच्छा, शादियों में फिर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है कि कम खाएं उसमें, इसलिए एंड में खाना मीठा पहले दे। वो दूसरी चीजें आपको खिला देते हैं, भटूरे वगैरह, और एंड पे मटन निकाल। नहीं, हाँ, एंड पे शादियों में भी देखिए, जी। एंड में शादियों में जो मीठा देते हैं ना, जी, वो इसलिए देते हैं कि वापस घर तक घर जाते हुए तक तारीफ करते रहें। तारीफ करते हुए जाएं। ये ना Yes, कहेंगे yes, ये मजा नहीं देखें, आया। सारी लॉजिक्स डॉक्टर साहब ने समझा दी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते हैं कुछ लोग दवाइयों पे फौरन लग जाते हैं, जरा सी एंजाइटी डिप्रेशन हुआ, अच्छा जी मुझे नींद नहीं आ रही, रात मैंने गोली खाई और सो गए, और फिर स्लीपिंग पिल्स पर लग जाते हैं। ये कितना खतरनाक होता है? बहुत खतरनाक है। देखिए, नौजवानों में तो बहुत खतरनाक है, बुढ़ापे में तो चलो हम कह सकते हैं 3 काम करें, मैं आपको लिख के देता हूँ, आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक। पहला काम क्या करें? पहला काम ये करें कि दिन में आधा पौना घंटा एक्सरसाइज करें। ठीक। एक्सरसाइज से आपके अंदर एंडोर्फिन निकलते हैं, वो आपको थकावट से निजात देते हैं, सही। लेकिन आपको एक ऐसी खुशी देते हैं कि पुरसुकून सो सके। सो सके। नंबर 1। सही। नंबर 2, प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी पिए। अभी हम बात कर रहे थे 70% पानी जी। हमारे अंदर मौजूद है, ये आप जरूर पिए। और तीसरा काम हमारे जो ओवर थिंकिंग है ना, जी जी, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। मैं भी अब बड़ा हो चुका हूँ उम्र के लिहाज से, तो मैंने इसको भी चेंज कर दी है। जी। मैं ये कहता हूँ, इधर से सुन के इधर से क्यों निकालो, इस कमबख्त को गुजरने ही क्यों दो, गुजरने ही यहीं ना से दो, निकाल के वाह। फेंक दो। या अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। So just don't pay any heed, don't give importance to people who don't value much to you. जी। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहू ने कोई बात कह दी, जेठानी ने मतलब यू डोंट है। इस दुनिया में याद रखिएगा सिर्फ 4-5 लोग आपके हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बाकी नहीं है। बिल्कुल। आपके माँ बाप हो गए, शादी के बाद आपका शौहर अपना है, शौहर और वाइफ है बच्चे, आपकी, जी।
बहन भाई भी जब उनकी शादियां हो चुकी हैं तो वो थोड़े से दूर हो जाते हैं। ऐसे ही है इनके लिए जीना सीखे, जी। इनकी बातों पे अगर आपने थोड़ा बहुत कुड़ना खूबसूरत भी है तो बात, कुड़ लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब के अपनों के लिए जीना सीखें, और वही 4-5 लोग ही होते हैं जो आपकी सराउंडिंग में होते हैं, आप उनसे ही अगर हुस्न इखलाक कर लें, उनके साथ ही अच्छा रवैया रख लें तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। बाकी डॉक्टर साहब ने बता दिया, एक्सरसाइज करें, तिलावत कुरान पाक करें, ये भी आपको बहुत सुकून देती है। और रमज़ान का बाबरकत महीना है, डॉक्टर सवाब साहब का हम सवाब शख्सियत और है, आप एंजाइटी कोई भी भी डॉक्टर दूर। साहब से बात कर लें, आपको ज़िंदगी के वाकई, हर पहलू के हर हवाले से पहलू आपको के कुछ ना हवाले कुछ से। ज़रूर सिखाएंगे, बताएंगे। तो बड़ी ही खूबसूरत बातें जो हमें सुनने को मिली, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब एक बार फिर से आपका। और नाज़रीन, अगर हम माह रमज़ान में सहरी और अफ्तारी के लिए दुनिया भर में खुसूसी एहतमाम की बात करें तो हर मुल्क में ना कोई उसकी तहज़ीब के मुताबिक, रिवायात के मुताबिक दस्तरखान सजते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के खाने होते हैं। रमज़ानुल मुबारक में किन ममालिक में इफ्तार में क्या क्या पसंद किया जाता है, आज वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले मिस्र की बात कर लेते हैं। वहाँ पर होती है जी महशी वर्क अल अनब, माह रमज़ान की ख़ास डिश होती है। ये अंगूर की बेल के पत्तों के साथ बनाई जाती है, चावल, गोश्त और मसालों से भरा जाता है, छोटे छोटे पैकेट बनाकर इफ्तार में गर्मा गर्म पेश किए जाते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश है। अब इराक की अगर बात करें तो वहाँ पर जनाब रमज़ान की तेप्सी बेज़िनजान एक बड़ी मशहूर डिश है, और इसके बिना तो इफ्तारी का तसव्वुर ही नहीं है। ये बैंगन की डिश होती है जिसको बैंगन के कोफ्ते, टमाटर, प्याज और लहसुन के तले हुए टुकड़ों से बनाते हैं और आलू के टुकड़ों से ढांप कर इसे बेक किया जाता है। यस। और अगर फ़लस्तीन की बात करें तो फ़लस्तीन का जी इफ्तार मेन्यू उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता है जब तक दस्तरखान पर मकलूबा ना हो। और ये चावल की एक डिश है जिसमें मुर्गी का गोश्त मिलाकर खाया जाता है और बहुत इंजॉय किया जाता है। और अगर शाम की बात करें तो शाम में महशी शाम में इफ्तार की एक अहम डिश है। इस डिश में घिया तोरी, बैंगन और अंगूर की बेल के पत्ते इस्तेमाल होते हैं, जिनमें चावल, मसाले और कीमे का अमेज़ा भरा जाता है। फिर इसे टमाटर की चटनी और पुदीने के खुश्क पत्तों में पकाया जाता है और फिर इसको खाया जाता है। तो सूडान का जिक्र कर लें तो सूडान में इफ्तार के लिए अगर हम देखें तो असीदा एंड मुल्ला एक लाजमी डिश है। एक किस्म का ये हलवा है जो गंदम के आटे से बनाया जाता है और इसमें मक्खन और शहद भी शामिल किया जाता है। फिर इसे खाया जाता है और इसका लुत्फ उठाया जाता है। इसके साथ साथ तंजानिया की बात करें तो कीमात तंजानिया में इफ्तार का ख़ास खाना है। इसमें ज़ाफ़रान और चीनी का शरबत इस्तेमाल होता है और ये आप समझ लें कि मीठे पकौड़ों की तरह होते हैं। इन्हें इफ्तार में खजूर के साथ खाया जाता है। और इसके साथ साथ अगर मुत्तहिदा अरब अमारात की बात करें तो सरीदा एक रिवायती और अमाराती डिश है। ये रोटी के टुकड़ों और शोरबे से तैयार की जाती है और इसमें गोश्त, यखनी, मसाला, गाजर और आलू भी शामिल किए जाते हैं और इसका लुत्फ़ उठाया जाता है। यमन की बात करें तो फ़तह यमन में इफ्तार की एक ख़ास डिश है। घर की बनी हुई ये पीटा रोटी होती है और गर्म दूध, खालिस मक्खन और शहद से बनाया जाता है और इसका लुत्फ़ उठाया जाता है। तो मुख्तलिफ़ ममालिक में आप देख लें डिफरेंट डिशेस इस्तेमाल होती हैं। यहाँ तो बस बेसन के पकौड़े और समोसों पर ही हाथ और ये भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो इनकी भी रेसिपीज यूट्यूब के ऊपर मौजूद ही होंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन अभी हम ब्रेक पे जाना है बात कर लिया और चलते हैं अपने किचन सेगमेंट की तरफ जहाँ पर आप देख सकेंगे इफ्तार पकवान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इफ्तार पकवान और मैं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और इस वक्त ख़वातीन किचन में मसरूफ़ होंगी, इफ्तारी की तैयारी कर रही होंगी, मज़ेदार डिशेस बना रही होंगी और उन डिशेस में अपनी मोहब्बत शामिल कर रही होंगी। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ अनम जो कि मज़ेदार डिशेस बनाएंगी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। आपके रोजे कैसे गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। और जब तो आज आप क्या बनाने जा रहे हैं? क्योंकि मैं जो देख रही हूँ ना चीज़ें मुझे बड़ी मज़े की लग रही है। आज की रेसिपी जो है वो बच्चों की तो आप कह सकते हैं कि मोस्ट फेवरेट। और इसमें जो हम चिकन यूज़ करेंगे बेसिकली वो हम सेब्रोसो का फजीता टॉपिंग्स यूज़ करेंगे। आप फजीता टॉपिंग्स के साथ सेब्रोसो की बहुत सी रेसिपीज़ क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक सैंडविचेस, रैप्स, शवारमास। बहुत आपके पास एक वाइड रेंज है जब आप सेब्रोसो की फजीता टॉपिंग्स यूज़ करते हैं। तो आज की रेसिपी जो है ये रिवायती पिज़्ज़ा नहीं होगा। बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं फजीता बारबेक्यू पिज़्ज़ा और इसकी जो सॉस भी होगी वो भी इंटायरली पिज़्ज़ा सॉस जो इसकी होगी वो डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे, थोड़ी क्रीम बेस्ड बनाएंगे ताकि जो है एक वेरिएशन आ सके हमारे पिज़्ज़ा में।
तो सबसे पहले टाइम की शॉर्टेज की वजह से जो है मैं प्रिपेयर्ड इसमें जो है वो पिज़्ज़ा डो यूज़ कर रही हूँ, जो पिज़्ज़ा बेस होती है बेसिकली। आप चाहें तो अपने घर में आराम से जो है, अगर आपके पास टाइम है तो प्रॉपर आप पिज़्ज़ा नीड करें और फिर आप उसको बना लें। अब इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे वो होगा जी, पिज़्ज़ा सॉस जाएगी, इसमें थोड़ी सी मायोनीज जाएगी, सिराचा सॉस जाएगी, साथ में इसके अंदर जाएगी बारबेक्यू सॉस। अच्छा, इसकी टॉपिंग्स के लिए हम यूज़ करेंगे ब्लैक ऑलिव्स या ग्रीन ऑलिव्स भी यूज़ कर सकते हैं, मशरूम्स जाएंगे, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे टमेटोज, अनियंस एंड कैप्सिकम। अब यहाँ पे आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप कौन सी और वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं। आप चाहें तो इसमें कॉर्न्स भी ऐड कर लें, बट ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप क्या करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, हमारा है अपने स्टोव को ऑन, आग लगा ले सबसे पहले चूल्हे पे बहुत से लोगों का फेवरेट काम। तो फिलहाल हम सिर्फ चूल्हे पे आग लगाएंगे ताकि अपना खाना जो है वो कुक कर सकें। इस्तेमाल करेंगे डालडा, बिल्कुल, क्योंकि ना बदले ज़माने और ना बदला डालडा। बिल्कुल बिल्कुल 1 टेबलस्पून के करीब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, क्योंकि हमारी जो सेब्रोसो की टॉपिंग्स हैं, फजीता टॉपिंग्स, वो तकरीबन जो है वो कुक्ड होती हैं। हार्डली आप उसको 1 से 2 मिनट सिर्फ अच्छे से ऑयल के अंदर स्टर करेंगे और उसके बाद उसकी असेंबलिंग करेंगे तो बहुत अच्छा सा जो है उसका आपको टेक्सचर और फ्लेवर आ जाएगा। तो अगर आप मुझे टॉपिंग्स दे दें। बिल्कुल, सेब्रोसो और फटाफट उनकी टॉपिंग्स तैयार होंगी। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले खोलती हूँ। हाँ जी, आप खोलें और इसके अंदर से मुझे टॉपिंग्स निकाल दें। आज की रेसिपी जो है वो बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है, सिंपल आपने असेंबलिंग करनी है और असेंबलिंग करने के बाद आपने अपने अवन को तकरीबन 200 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स पहले ही प्री हीट कर लेना है। दोनों ग्रिल्स ऊपर नीचे की आपने ऑन कर लेनी है और उसके बाद आपने इसको 15 मिनट के लिए बेक करना है। पहले आप जो है अच्छी तरीके से बेक कर लें और उसके बाद ऊपर वाली सिर्फ रॉड को ऑन करके अकेली उसकी ब्रॉयलिंग करेंगे, जिससे जो है चीज़ को बहुत अच्छा सा जो है वो कलर आ जाएगा। तो हम तो इसमें आप ऐड डाल दें। करूंगी? हाँ बिल्कुल, हाफ डालिएगा क्योंकि हम चिकन तो नॉर्मल ही। अब ये देखिए कितने मज़ेदार लग रहा है ये। और ये आप अपने चिकन जिनको बारबेक्यू सैंडविचेस बड़े पसंद है उसके लिए तो ये बड़ा बेस्ट ऑप्शन है। तो ये जो है आप इसको कुक करें थोड़ा सा, तो मैं इतनी देर जो है वेजीज को कट कर लेती हूँ। बहुत अच्छी स्मेल आना शुरू हो गई है। वेजिटेबल में हम इसमें अभी सबसे पहले यूज़ कर रहे हैं कैप्सिकम, उसके साथ हम यूज़ करेंगे टमेटोज़, साथ में हम थोड़े से यूज़ करेंगे अनियंस। अब हम इनको जो है स्मॉल क्यूब्स कटिंग में ऐड करेंगे। और अगर आपको थोड़ा बड़ा कट अच्छा लगता है तो बड़ा कर लें, लेकिन पिज़्ज़ा में यूजुअली 1 बाइट ही हो तो ज़्यादा बेहतर लगता है। तो हम इसको नॉर्मल साइज़ के जो है वो क्यूब कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसके स्लाइसेस भी कर सकते हैं, ये भी आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है अगर आपको स्लाइस फॉर्म में पसंद है। अच्छा, फजीता एक ऐसी पिज़्ज़ा है जिसमें मैक्सिमम आप वेजीज का ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक चिकन सुप्रीम पिज़्ज़ा होता है उस तरह से। तो इसके अंदर ये रेडी हो गया। हाँ जी, बंद कर। ये कैप्सिकम हो गई है हमारी कट। और शिमला मिर्च के अलावा और हम क्या ऐड करेंगे? हम इसमें ऐड करेंगे अनियंस एंड टमेटोज़। अब जैसे मैं हूँ, अगर मैं अपने लिए पिज़्ज़ा बनाऊंगी तो मैं उसमें कभी भी टमेटोज़ नहीं ऐड करूँगी, लेकिन क्योंकि हम लोग कमर्शियल बेस पे बनाऊंगी तो मैं टमाटर ऐड करूँगी। आप ऐड करेंगी तो इसलिए मैं आपके लिए टमाटर ऐड कर रही हूँ, ताकि आप जो है उसको एंजॉय कर मेरे लिए सकें। पिज़्ज़ा बना रही। हाँ, आपके लिए पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो मैं निकाल के खा लूँगी, लेकिन खाएंगी आप लास्ट में। हाँ लेकिन खाऊंगी ज़रूर। देखिए हम अफ्तार करेंगे ना इससे मज़ेदार किस्म का। वो रिवायती रोज़ाना के आप एक अफ्तार से बोर हो जाते हैं तो आप अपने डिनर टाइम में या डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अफ्तार टाइम में पिज़्ज़ा बना रहे हैं आप सबके लिए, अफ्तार टाइम में डायरेक्टली आप जो है वो पिज़्ज़ा ऐड कर सकते हैं। और अब इसके जो है नॉर्मल साइज़ के हम क्यूब्स कट कर लेंगे। जितना बड़ा साइज़ रखना चाहे बड़ा रख लें, स्लाइस करना चाहे स्लाइस कर लें, क्यूब्स कटना चाहे तो क्यूब्स कर लें, अपनी मर्जी की शेप आप रखिए। बिल्कुल। और इसकी बिल्कुल हम सेब्रोसो की बात कर रहे हैं तो मैं ऐड करना चाहूँगी कि फ्लेवर तो उनका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम सफाई की बात करें तो इनका जो प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ पर जो ह्यूमन कॉन्टैक्ट है वो कम से कम है और इनकी मशीनरी बेहतरीन है, जिसकी वजह से सफाई का ये खास ख्याल रखते हैं और फ्लेवर तो उनका बहुत ही अच्छा है और फटाफट रेडी भी हो जाती हैं तमाम चीज़ें। बिल्कुल। वो लोग जो बिल्कुल भी मतलब कि काम नहीं करना चाहते और काम से थोड़ा सा भागते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है
कि आप जो है घर में सेब्रोसो के फ्रोज़न आइटम ले आएँ और उनको जो है फिर आप इंजॉय अच्छा, करें। मुझे तो अरेबियन फिलेट नगेट्स इनके बहुत पसंद है और मेरे फेवरेट और हैं, मेरे जो है इनकी टेम्पूरा नगेट्स बहुत फेवरेट है मेरे। बहुत मजे के हैं। तो अब अच्छा, आप अगला बारी आ step क्या जाती है, इसको वेजिस कर हम बाद लेते में हैं। ऐड करेंगे। जी, अब हम क्या करेंगे? अब बारी आ जाती है इसकी सॉस बनाने की। तो सॉस बनाने के लिए यहाँ से हम ले लेते हैं 1 अदद स्पून, और स्पून लेकर सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस। हम सॉस, बेसिकली बनाने 2 जा चम्मच रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस। 2 से 3 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस के। उसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे मायोनीज़। बेसिकली हम क्रीम बेस्ड बना रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा रैंच टाइप का फ्लेवर आएगा। जैसे कि आप रैंच पिज़्ज़ा की जो सॉस होती है वो जब आप खाते हैं तो उसमें आता है। इसमें जाएगा थोड़ा सा सिराचा सॉस। सिराचा सॉस। अच्छा, सिराचा जो है इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। और लास्टली हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी जो है बारबेक्यू सॉस। अब इसको अच्छी तरीके से हम करेंगे मिक्स। और अगर मुझे थोड़ी सी मायोनीज़ की और ज़रूरत हुई तो हम थोड़ी सी मायोनीज़ इसके अंदर और ऐड करेंगे। और ये हो गई है, मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी ऐड करूँगी, थोड़ी सी, बिल्कुल हाँ, 1 और चम्मच। हाँ बस तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के करीब हम। लेकिन ये सॉस बन रही है फॉर लाइक 3 मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा के लिए हम ये सॉस रेडी कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़े से जो है रेड चिली क्रश, बिल्कुल थोड़ी सी, और थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स। अच्छा, स्पाइस हम नॉर्मल रखेंगे। हाँ, स्पाइस अपने, क्योंकि पिज़्ज़ा है उसमें स्पाइसेस का इतना कोई लेना देना नहीं। को बहुत पसंद होता है। हाँ, लेकिन हम स्पाइसी पिज़्ज़ा हो। हाँ, वो जैसे कि पेरी पेरी पिज़्ज़ा है, आप पेरी पेरी पिज़्ज़ा खाएं तो वो आपको थोड़ा सा स्पाइसी ही मिलता है। ये सॉस होगी हमारी रेडी। अब बारी आ जाती है हमारे इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपनी पिज़्ज़ा सॉस लेंगे। अच्छा, आपने कॉर्नर्स पे नहीं जाना, बहुत ज़्यादा लास्ट एंड कॉर्नर्स पे आपने नहीं जाना। मैक्सिमम आपने सेंटर और थोड़ी थोड़ी, क्योंकि जब वो आप उस पे करेंगे तो फिर वो एक तो जो है वो आपको कॉर्नर्स थोड़े से खाली चाहिए होते हैं, और दूसरा जब आप बहुत एंड पे रखेंगे तो जब वो बेक होगा तो सॉस उसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा जो है आपने ध्यान रखना है। और एक्सेस कोई भी चीज़ खासतौर पे पिज़्ज़े में आपने नहीं ऐड करनी, कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिंग आपने नहीं करनी, क्योंकि एक वेट हद तक जो है वो पिज़्ज़ा की बेस बर्दाश्त कर सकती है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये सोचें कि हम घर में बना रहे हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं, तो वो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसके अंदर पहली लेयर के ऊपर हम ऐड करेंगे ये मोज़रेला और चेडर को हमने मिक्स किया हुआ है। तो सबसे पहले लेयर पर आएगा थोड़ी सी चीज़, जो कि इसको बड़ा चीज़ी सा बनाएगा। अगर आप घर में पिज़्ज़ा बनाएं तो आप बेशक उसकी साइड्स को भी जो है चीज़ फिल कर सकते हैं या कबाब फिल कर सकते हैं, ये आपके पास अपनी चॉइस है। ठीक हो गया जी। अब बारी आ जाएगी इसके ऊपर थोड़ी सी फजीता टॉपिंग की। अब टॉपिंग घर में आपको, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपने टॉपिंग को जो है वो फुल ठंडा कर लेना है। और इसके ऊपर हम थोड़े से और चिकन के चंक्स रखेंगे और अच्छी तरीके से उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हर तरफ, ताकि हर बाइट में आपको चंक्स खाने को मिल जाए। टेस्ट आए आपको, टेस्ट का बिल्कुल, और हर बाइट में आपको चिकन भी खाने को मिले। ठीक हो गया जी। इस तरीके से ये चली गई यहाँ पे। और अब बारी आ जाती है वेजिस की। तो सबसे पहले हमने शिमला मिर्च आ गई। अच्छा, ये है एक और चीज़ के कलर बड़ा अच्छा सा जो है कैप्सिकम की वजह से जो है वो ऐड हो जाता है आपकी रेसिपी के अंदर। जब टमेटोज एंड अनियन सब कुछ लगता है तो और मुझे लगता है कि शिमला मिर्च के बिना पिज़्ज़ा अधूरा है। हाँ, ऐसा ही है। और इसके अंदर ये टमाटर ऐड किए, जन्नत के फेवरेट। यस। और आपके नॉन फेवरेट? मेरे नॉन फेवरेट। लेकिन चले कोई बात नहीं, हम होस्ट को खुश रखेंगे अपनी, ताकि हम अच्छे से काम कर सकें। अच्छा जी, ये हो गया। और ये अनियंस आपके बिल्कुल थोड़े से हम अनियंस ऐड करेंगे। अब बारी आ जाती है मशरूम्स की। मशरूम्स अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मशरूम्स। अब यहाँ पे चाहें तो आप हैलोपिनोज भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस। हाँ जी। और यहाँ पे जाएंगे ऑलिव्स। अच्छा, ऑलिव्स हम कट करके डालेंगे? जी, ऑलिव्स कट करके डालेंगे। ये चलेगा। तो हमारा पिज़्ज़ा तकरीबन रेडी हो चुका है। हाँ जी, बिल्कुल। अवन को मैंने प्री हीट करके रखा हुआ है और इसको जो है अब हम अपने अवन में लगाएंगे फॉर लाइक 20 to 25 मिनट्स। आप इसी तरीके से सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए अब आप अपने सारे पिज़्ज़ा को जो है वो तकरीबन एक बार फिर हम चीज़ ऐड हाँ जी, इसके बाद एक और दफ़ा चीज़ जाएगी इसके ऊपर।
और लास्टली अब यहाँ पे चीज़ आपने जितनी डालनी है उतनी डालें, लेकिन वही बात है कि एक्स्ट्रा ना डालें, वो साइड से निकल के बाहर आ जाएगी तो फ़ायदा कोई भी नहीं होगा। आपको सारा आपका जो ट्रे है साइड से वो ख़राब हो जाएगी और पिज़्ज़ा निकलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको। ठीक है जी, ये चली गई है मोज़रेला एंड चेडर, लेकिन आप चाहें तो इसमें पिज़्ज़ा चीज़ भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, पिज़्ज़ा डाल के आपने इसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर देना है, टैप टैप कर दें, ताकि क्या होगा अपनी जगह पे रहेगी। वो कोशिश यही होगी कि वो ज़्यादा पोप आउट होके बाहर की तरफ ना निकले। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे इसके ऊपर, और साथ में इसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़े से मिक्स हर्ब्स। ठीक है जी, और अब ये पिज़्ज़ा जाएगा ओवन में, और ये अब जाएगा अवन में। तो ये मैं अपनी डिश ले लेती हूँ एक, और इसको हम रखेंगे इसके ऊपर। और हाँ, सच्ची एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कितना टाइम रखेंगे? हाँ, इसको हम रखेंगे फॉर लाइक 10 to 15 मिनट्स के अच्छे तरीके से जो है वो आपका जो पिज़्ज़ा बेस है वो भी रेडी हो जाए, और उसके साथ जो है आपके ऊपर से चीज़ भी अच्छी तरीके से। एक बार फिर हम ऐड करेंगे डालडा, जो कि हम सब की माओं का है 100% भरोसा। बिल्कुल, और इसको अच्छी तरीके से कर लेते हैं हम थोड़ा सा स्प्रेड, ताकि जो है हमारा पिज़्ज़ा नीचे चिपके ना। आप चाहें तो इस टाइम पे बटर भी लगा सकते हैं, और इसको रखेंगे इसके ऊपर, और ये जाएगा अब अवन में बेक होने के लिए। और ये अब होगा बेक फॉर लाइक 200 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको बेक करेंगे। ऊपर और नीचे वाली दोनों रॉड्स को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आपने जो है इसको 15 मिनट के लिए कुक करना है, और लास्टली आपने इसको 250 डिग्री के ऊपर कर लीजिएगा, ताकि अच्छा सा ऊपर से कलर आ जाए चीज़ को। जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन आपकी चीज़ पे कलर आ जाए तो आप राइट अवे अपना पिज़्ज़ा निकाल के सर्व। पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो रहा है। चले जी, हमारा पिज़्ज़ा हो गया है रेडी, और इसको निकाल लेते हैं और चेक करें कि किस कदर खूबसूरत लाइट गोल्डन ब्राउन जो है वो कलर आया है पिज़्ज़ा। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से बेक हो गया है। बिल्कुल, और आप देखें कि साइड्स कितनी अच्छी, और यहाँ पे हमने और जो है वो बना के रखे हैं। तो बस जैसे ही मैं इसकी सर्विंग करूँगी तो राइट अवे मैं इन पिज़्ज़ा को जो है वो लगा दूँगी अपने ओवन के अंदर। मैं इसको इसमें ही बस सिर्फ शिफ्ट करूँगी, दैट्स इट, ताकि जो है हम अच्छा, आपने ना उन माओं के लिए आसानी कर दी है जिनके बच्चे जो है वो बाकी चीज़ें नहीं खाते, तो इफ्तार में बिल्कुल वो पिज़्ज़ा खाना पसंद करेंगे। और ये हमारा पिज़्ज़ा, और इसके ऊपर हम थोड़े से जो है और थोड़े से मिक्स हर्ब्स डालेंगे, ताकि जो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा लगे, और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं केचप के साथ। केचप के साथ, बिल्कुल। तो पिज़्ज़ा हमारा रेडी है, बिल्कुल। और आप देख सकते चलते हैं अगली रेसिपी। अगली रेसिपी क्या है भाई? सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि करशी जामे शीरी, हाँ जी, जो कि बच्चों का और बड़ों का सबका फेवरेट है। तो करशी जामे शीरी को इस्तेमाल करते हुए आज आप क्या बना रही हैं? आज हम करशी जामे शीरी के साथ एक ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम बनाएंगे, और आइसक्रीम के अंदर फिर जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हम और क्या क्या वेरिएशन कर सकते हैं करशी जामे शीरी उसमें शामिल करते हुए। अच्छा, मुझे ना एक बड़ी ज़बरदस्त सी टैग लाइन याद आ गई। वो थी ना, लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी। बचपन की यादें आपने ताज़ा कर दी हैं। ये तो इसको देख के मुझे अचानक याद आया। अच्छा, मुझे लगता है आज जो कुछ बना रही हैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। हम जरा देखते हैं कि आज अनम शेख करशी जामे शीरी का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल क्या बना रही हैं। अच्छा, तो क्या करेंगे आप सबसे आइसक्रीम पहले? के साथ हम बनाने जा रहे हैं बेसिकली करशी जामे शीरी। हम इसको कहने के आइसक्रीम के ऊपर टॉपिंग करेंगे करशी जामे शीरी की। अब यहाँ पे हमने टेस्ट को enhance करेंगे हमने बेसिकली आइसक्रीम जो है वो बना ली हुई है, क्योंकि आपको पता है कि आइसक्रीम को बनाने में काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है, आप वनीला भी कर सकते हैं, लेकिन हमने जो है इसमें कुल्फ़ा यूज़ किया है। तो कुल्फ़ा से एक चीज़ ये भी होगी कि आपको नट्स का जो है बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अब आप इस रेसिपी को जब ट्राई करें तब आप इसके अंदर डाल सकते हैं और कुछ फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, साथ में आप इसके अंदर नट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये रेसिपी जो है मेरा ख्याल है कि ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं ना वो तो भाई फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के। तो इसके ऊपर जो है हम अच्छे तरीके से, दोनों बड़ों को बहुत अच्छी लगती है, तो सब बहुत खुश होंगे। और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे हमारा फेवरेट ऑल टाइम करशी जामे शीरी, और इसको थोड़े से ऊपर से पोर करेंगे ताकि अच्छा सा जो है वो उसके ऊपर जब ड्रिजल हो तो बड़ा ही खूबसूरत लगे। अब मैक्सिमम आपने इतना डालना है कि थोड़ा वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन जो है वो रहे। तो ये हो गई है जो हमारी
कशी जामे शीरी आइसक्रीम वो रेडी हो गई, आप इसको एंजॉय करें, डिज़र्ट का डिज़र्ट और मजेदार एंड रिफ्रेशिंग। और अगर हम बिल्कुल। आइसक्रीम की बात करें तो आइसक्रीम खाने का कोई मौसम नहीं होता। बिल्कुल। सर्दी गर्मी कोई भी मौसम हो आप आइसक्रीम खा सकते हैं। तो करशी जामे शीरी का इस्तेमाल करते हुए हाँ जी। हमने रिफ्रेशिंग सी आइसक्रीम बनाई। आइसक्रीम तैयार कर अच्छा दी जी, है। आज की हमारी जो रेसिपी थी बेसिकली हमने रेडी किया था सेब्रोसो के फजीता टॉपिंग के साथ हमने बनाया था फजीता बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा बनाया था, और उसके साथ हमने बनाया है कशी जामे शीरी का आइसक्रीम डिज़र्ट। तो आप दोनों रेसिपीज़ को ज़रूर फॉलो करें, बनाएं और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। और आज की एपिसोड माइन देख के बहुत खुश बिल्कुल। होंगी, क्योंकि उनके जो मसाइल थे ना कि बच्चे ये नहीं खाते, बच्चे वो नहीं खाते, ये दोनों चीजें बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। बिल्कुल। मुझे जन्नत जमशेद और शेफ अनम को दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। एक बार फिर से आपको सदाए रमज़ान में वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर सरहद पार से आई है। पाकिस्तान ने आखिरकार वो कदम उठा लिया जिसका इशारा गुज़श्ता दिनों वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने दिया था। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर फितनतुल ख़वारिज और उनके सरपरस्तों के ठिकानों को निशाना बनाया। पक्तिका नगरहार में हमने देखा कि फितनतुल ख़वारिज के 7 तरबियती मराकज़ तबाह कर दिए। तालिबान कमांडर अख्तर मोहम्मद समेत मुत्तादिद अहम दहशतगर्द हलाक होने की इत्तलात हैं। ये एक ऐसा वाज़ेह पैगाम है कि अगर हमारी सरहदों के अंदर खून बहेगा तो उसके ताने बाने जहाँ से जुड़े हैं वहाँ अब कोई महफूज नहीं रहेगा। उज़ैर, और बिल्कुल वहाँ सबसे अहम नुकता ये कि पाकिस्तान ने यह कार्रवाई नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर की है। बन्नू बाजोड़ और रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने में होने वाले हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान में बैठे भारतीय हैंडलर से मिले थे। अफगान अबूरी हुकूमत को बारहा याद दहानी कराई गई, लेकिन वहाँ से सिर्फ खामोशी मिली जवाब में। अब जबकि कमांडर अख्तर मोहम्मद जैसे बड़े नाम ठिकाने लग चुके, सवाल ये कि क्या अफगानिस्तान को ज़मीनी हकाइक समझ आ जाएंगे या और सबक बाकी है। और अहम सवाल ये भी है कि पाकिस्तान भारत में भी महदूद कार्रवाई कर सकता है। इसी हसास मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ माहिर दिफाई उमूर अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मनहास साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सदाए रमज़ान में ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आप बताइएगा कि गुज़श्ता दिनों वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सरहद पार कार्रवाई का इशारा दिया था। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के 7 ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। आप इस ऑपरेशन की टाइमिंग को कैसे देखते हैं? इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशंस कर चुके हैं 2025 और 26 के अंदर, जिसमें 206 के करीब ऑपरेशंस डेली लेवल पे हम इंटेलिजेंस बेस करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब भी हम ऑपरेशंस करते हैं तो फिर उनके रेमिनेंट्स या उनके जो बचे कुचे लोग हैं वो बॉर्डर पार कर जाया करते थे। अब ये तमाम चीजें हम कब तक जो है अपना पाकिस्तान के जानी नुकसान हम उठाते रहते या उसको बर्दाश्त करते। हर चीज की एक हद होती है और उस सिलसिले के अंदर कहते हैं ना कि 2 तरह के रिस्पॉन्स जनरेट किए जा सकते हैं, एक नॉन काइनेटिक और एक काइनेटिक। नॉन काइनेटिक के अंदर आपकी सारी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एफर्ट्स होती है मल्टीलैटरल के ऊपर, बायलैटरल लेवल के ऊपर। बरहा हमने कोशिश की और अक्टूबर 2025 में खास करके हमारे जो ब्रदर मुस्लिम ममालिक हैं, इसमें सऊदीया, तुर्की, ईरान और वो शामिल है। इसके अलावा रशिया और चाइना ने भी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से कोई इस तरह का वेरीफाइबल मैकेनिज्म निकल आए कि जहां पर ये टीटीपी के एलिमेंट्स जहां छुपे हुए हैं उनको जो भी खिलाफ कार्रवाई हुई है तो उसको वेरीफाई किया जा सके। लेकिन वो मैं ना मानूं कि रट जारी थी और अब बात इस कदर आगे बढ़ चुकी थी कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रह गया था कि हम नॉन काइनेटिक को, जब वो फेल हो चुका तो फिर काइनेटिक ऑप्शन की तरफ जाएं। अब काइनेटिक के अंदर हमने हॉट परसूट ऑपरेशन, जो कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जिसमें कि ह्यूमन इंटेलिजेंस शामिल है, जिसमें सैटेलाइट्स की इंटेलिजेंस शामिल है, हमें बिल्कुल पिन पॉइंट मालूम था कि कहाँ पर ये एलिमेंट छुपे हुए हैं और कहाँ पर बैठ के ये लोग सारी प्लानिंग करते हैं। स्पेशली तरलाई में होने वाला हमला जो है वो पक्तिका के अंदर बैठ के उन्होंने जो किया था और उसमें भी गुल बहादुर ग्रुप शामिल था। तो फिर कल रात पाक फौज के पाक एयरफोर्स के शाहीनों ने पिन पॉइंट सर्जिकल स्ट्राइक्स की, इसमें कोलेटरल डैमेज को अवॉइड करते हुए 7 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमने टारगेट्स को एंगेज किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 50 के करीब दहशतगर्द जो हैं वो जन्म वासिल वहां पर हो चुके हैं। दो कि उसके ऊपर खासा प्रोपेगेंडा अफगानिस्तान कर रहा है, लेकिन फिर हर चीज की एक हद होती है और हमने अभी भी कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स किया है, सिर्फ एक इस कोलेटरल डैमेज को अवॉइड करते हुए। 2 के रमजान के महीने के अंदर यूनी की चॉइस थी कि उन्होंने दोबारा से
जो है वो बन्नू में अटैक किए, जैसे कि पिछले साल मार्च में भी उन्होंने ये गुल बहादुर ग्रुप में रोजों के दौरान जो है हमला किया था। तो फिर वो एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट हो रही थी। तो फिर इस सिलसिले के अंदर देखते हुए रात को हमने इसको एक हॉट परसूट ऑपरेशन किया है और सर्जिकल स्ट्राइक जिसमें कोलेटरल डैमेज जो है वो जितना मिनिमम हो सके उसको इंश्योर करते हुए हमला किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें खासी कामयाबी हासिल हुई है। खासी कामयाबी भी हासिल हुई है। अहमद साहब साथ ही मौजूद रहेगा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। पाक फजाइया की कार्रवाई में दाइश और फितनतुल खवारिज के मुश्तरका ठिकाने निशाना बने। अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ तमाम दहशत गर्दों का एक ही छतरी तले जमा होना खित्ते के अमन के लिए कितना बड़ा खतरा समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ज़ाहिर है पाकिस्तान अफवाज को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने पूरी पाकिस्तान की तर्जुमानी की है। यही हम चाहते थे, मैं और मेरी पार्टी तहरीक जवानान पाकिस्तान इसके ऊपर बिल्कुल उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है। इनफ इज़ इनफ मेरे ख्याल में। पाकिस्तान ने जो है वो नाकाबिले तरदीद शवाहिद दिए, पाकिस्तान ने जो है वो डोजियर पेश किए, पाकिस्तान ने जो है फ्लैग मीटिंग्स की, बॉर्डर मीटिंग्स की, पाकिस्तान ने जो है वो दफ्तर खारजा ने जो है वो 1200 से ज़्यादा जो है वो डिमार्च पेश किए। आईएसआई ने जो है तकरीबन इतने ही मेमो आईएसआई ने लिखे, लेकिन जो उनकी थिक स्किन है उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। नतीजा ये हुआ कि जब जैसे ही आपके साथ ही मैं ये बात कर चुका माजी में भी कि वो अब अपना स्प्रिंग ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे, यानी कि जैसे ही मौसम बहार आएगी तो वो फिर दोबारा से शुरू हो जाएंगे, और यही काम उन्होंने किया। हमने तुर्किया को, दोहा को दरमियान में डाला, उनके जरिए मज़ाकरात करने की कोशिश की, लेकिन मज़ाकरात हम काफी हद तक कामयाब भी हुए। तालिबान हमारे साथ, अफगान तालिबान करीब भी आए, लेकिन उनकी डोरें जो थीं वो जाहिर है न्यू दिल्ली से जो है वो चल रही हैं, और न्यू दिल्ली जो है वो चाहता नहीं है कि किसी सूरत जो है कोई मामलात जो है वो उनमें पेश रफ्त हो। अब उन्होंने पैसे पकड़ लिए में हैं, पैसे पकड़ लिए हैं तो जाहिर है फिर वो उसका जो फितना है वो तो फिर पूरा ही उन्होंने वो करके दिखाना है। यही वजह है कि पाकिस्तान का जो अभी हालिया बन्नू के ऊपर जो वाकया हुआ, जिसमें फिर हमने देखा कि उससे पहले जो दीगर वाकयात हुए, कांटाक के अंदर हुआ, अभी जो बीएलए की जानिब से जो बलूचिस्तान में हुआ, ये काफी अरसे से पाकिस्तान के पेशेंस को जो है वो चैलेंज कर रहे थे, और वो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो ऐसा कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन के ऊपर अमल नहीं करेगा। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 51 के तहत जो है अपना हक महफूज रखा और स्ट्राइक किया, और इसी तरीके से जो तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए जो 1968 जो रेजोल्यूशन और 1973 रेजोल्यूशन है वो बड़े वादे मौजूद हैं, और आज भी वो मौजूद हैं, और पाकिस्तान उन पे कार्रवाई कर रहा है, हक रखता है। अब ये सारी चीजें जो है अपनी जगह, अब इसके अंदर जो एक ही वक्त में पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है 7 जगहों को निशाना बनाया गया, जिसमें पक्तिया था, पक्तिका था, उसके अंदर खोस था, उसके अंदर निंगरहार था, उसके अंदर जो है वो बरमल था, और साथ ही साथ जो है वो एक और जगह मेरे ज़हन से निकल रही है। बिल्कुल आप सही निशानदेही कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जो शाहीन है ये फ़ज़ा के अंदर ही मौजूद रहे अफगानिस्तान की, और ये नहीं है कि किसी एक जगह को निशाना बनाकर फ़ौरन वापस आए हों। सर साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब आऊँगा। ऑपरेशन में अगर हम देखें तो कमांडर अख्तर मोहम्मद की जो हलाकत है फितना उल खारिज के लिए ये कितना बड़ा धचका है। एक्स पर बहुत सारी वीडियोस भी गर्दिश कर रही हैं जिसमें ये ऐलान किए जा रहे हैं कि जी हम इस चीज़ का बदला लेंगे, लेकिन इससे ये साबित तो हो चुका है कि आप जहां मर्जी छुप जाएं, पाकिस्तान को आपके सारे महफूज ठिकानों का वो पता है। जी बिल्कुल, देखिए ये हाई वैल्यू टारगेट था जिसको एंगेज किया गया, और हमने उसको ठीक निशाने पे से आपको मजीद इस बात को तकवीत मिलती है हमारे इस पोजीशन को कि हमने बहुत जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिसमें कोलेटरल डैमेज को अवॉइड करते हुए पिन पॉइंट जैसे कहते हैं ना कि प्रिसीजन अटैक करते हुए हमने इसको जन्म हासिल किया है। वो ठीक है, वो कहते हैं बदला लेंगे, तो ऑलरेडी पाकिस्तान के कौन सा हर दिन तकरीबन पिछले कोई एक आध महीने से तकरीबन हर दिन एक छोड़ के जो है वो या बलूचिस्तान में या केपी के अंदर वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो ठीक है, एक दफा फिर करके देखें, एक दफा फिर एक आजमा लें, लेकिन अब जो है वो सिर्फ मजम्मती बयानात से काम नहीं चलेगा, बल्कि जहां जहां पर ये छुपे हुए हैं, जहां जहां पर ये हैं मौजूद हैं, और अब वो चाहे इनसाइड बॉर्डर हो या आउटसाइड बॉर्डर हो, अब जहां पर उनकी लोकेशन है वहां पर उनको हिट किया जाएगा। अब इसके ऊपर मजीद कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है, कोई रेस्ट्रेंट वाली बात अब नहीं है। हम रैशनैलिटी के साथ करेंगे रेस्ट्रेंट, हम कोलेटरल डैमेज को अवॉइड करने के लिए जरूर एक्सरसाइज करेंगे, और जिम्मेदारी का ही मुजाहरा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेंगे, लेकिन अब ये बचेंगे नहीं। जहां पर भी होंगे, चाहे बॉर्डर के अक्रॉस हो, सिस फ्रंटियर हो, ट्रांस फ्रंटियर हो, जहां पर हो, जहां इनके फैसिलिटेटर्स हो,
तो ये तमाम चीजें देखते हुए मेरे ख्याल के अंदर जो हमारी इसका जो सक्सेस स्टोरी है रात की, उसको हम इंशाल्लाह उसको कंसोलिडेट भी करेंगे और अपनी जी। कौम की उमंगों में पूरा उतरेंगे। मजीद पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का जी। कि जब दिल उठा आगे कोई कार्रवाई कर दी, लिहाजा भरपूर तरीके से कार्रवाई रिस्पॉन्स होगा। जी बिल्कुल अहमद साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, भरपूर तरीके से कार्रवाई भी होगी और कल जो कामयाबी नसीब हुई है इसका जश्न भी बनता है। अहमद गुल साहब, हम देख रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स हैं कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज जो ठिकाने हैं, पाकिस्तान भी बार बार नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने ला चुका है। उसके बावजूद अफ़गान हुकूमत का कार्रवाई न करना क्या जाहिर करता है? देखिए अब्दुल्ला गुल, वो गलती से आप हमीद गुल, अहमद जी गुल, जी, अब्दुल्ला हमीद गुल, जी जी जी। या देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है अफगानिस्तान के अंदर, ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं, सब कुछ आ गया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वक्ती तौर पर अमेरिका की जानिब से $40 मिलियन उनको जो हफ्तावार मिल रहा था एड के तौर पर, वो दरमियान में मौकफ कर दिया था। उसके बाद फिर उसको दोबारा जो है वो चंद दिनों के बाद दोबारा रिस्टोर कर दिया। अफगानिस्तान में जो मेरे ख्याल में असला मौजूद है अमेरिका का, उसको भी पाकिस्तान को निशाना बनाना चाहिए, क्योंकि वो असला अमेरिका अब वापस लेके नहीं जा रहा और ये दहशतगर्दों के हाथ चढ़ा हुआ है और इससे हमारी मासूम जानें जा रही हैं। 2025 के अंदर तकरीबन 2600 जो दहशतगर्द थे उनको जहन्नम जो है वो भेजा गया है पाकिस्तान की जानिब से। 75,000 में जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जो तकरीबन 200 ऑपरेशंस रोजाना की बुनियाद पे किए गए। इसी तरीके से हमने माजी में जमातुल अहरार के खिलाफ ऑपरेशन किया था और उसमें भी हमारी एक बहुत बड़ी सक्सेस आई थी। अब ये कहा जाए, ये जो पिछले अभी जो कल रात जो वाकया हुआ है, ये एक सबसे बड़ा मादी के अंदर सबसे बड़ा वेल कंडक्टेड ऑपरेशन था। अब ये जो बातें होती हैं कि जी मस्जिद है या मदरसा है, देखें खाना काबा ढाया जा रहा हो और एक इंसान की जान हो तो पहले इंसान की जान बचाओ, छोड़ दो बिल्कुल। खाना काबा को। अब मुझे ये बताएं कि मस्जिद में से कोई आदमी आप पर हमला कर रहा है, आपको गोलियां मार रहा है, आप उस गोलियों से लहूलुहान हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उसके मरने का अपना इंतजार करेंगे या फिर उसके ऊपर जवाब कर देंगे? और ये बिल्कुल ऐन इस्लामी है। ये ना हम अफगानिस्तान के खिलाफ हमने कोई कार्रवाई नहीं की, अफगानी कौम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी कार्रवाई जो है दहशतगर्दों के खिलाफ है, जिनकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर खुद भी लोग जो है वो बेचारे जो है मजबूर हो चुके हैं, वो जी। तंग आ चुके हैं। और ये बिल्कुल जो अब्दुल्ला नाजायज साहब, इनके हुकूमत इनके शर से तो इनके अपने लोग जो हैं वो भी महफूज नहीं है, बाकी तो चले छोड़ ही दें। ब्रिगेडियर साहब, आप ये बताइएगा, इन हमलों के बाद अब जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, गीदड़ भपकियां जो हैं वो की जा रही हैं कि जनाब हम हमला करेंगे, हम बदला लेंगे इस चीज़ का, तो पाक अफगान सरहद पर कितना तनाव बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? और क्या अब हम इसे समझें कि मुकम्मल फौजी तसादुम की जानिब ये मामला जा रहे हैं, या फिर ये एक महदूद जो रद्द अमल है ये वही रहेगा? पाकिस्तान को कितना तैयार रहना चाहिए? देखिए जी, एस्केलेशन जब भी इस तरह की लड़ाई होती है तो एस्केलेशन लैडर के ऊपर उसका तेजी से ऊपर जाना, उसको आप खारिज इम्कान करार नहीं दे सकते हैं। बट हैविंग सेड, जैसे अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि ये एक महदूद ऑपरेशन था कि जिसमें हमने उनके जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनमें किसी हेडक्वार्टर के ऊपर या उनके किसी ठिकाने पे फायर नहीं किया, ना किसी जो सरकारी इमारत पे किया, बल्कि ये वो ऐसी जो है वो मुश्किल और वो घाटियां हैं और ऐसी वो जो अनएक्सेसिबल लोकेशंस थी कि जहाँ पे ये लोग छुपे हुए थे, उनको हिट किया गया। जहाँ पे मैं समझता हूँ कि शायद अगर आप ऑप्टिमिस्ट लेंस से देखें तो मुझे तो ये भी बिल्कुल अब्दुल्ला भाई की तरह लगता है कि शायद वो खुद तालिबान रजीम भी जो है वो उनकी हॉस्टेज है, क्योंकि वो भी एक इस तरह के माहौल में है कि वो अब शायद उनसे वो मजीद पंगा ले भी नहीं सकते, क्योंकि इनकी अगर गवर्नमेंट भी देखें, इनके तो तालिबान की जो बुरी रजीम है, इसको आप काबुल के रजीम कह सकते हैं, अफगानिस्तान के रजीम नहीं कह सकते हैं। इसमें भी नंगरहार हो गया, ये जब पख्तिका और जो इस तरह की जो इनके सूबे हैं जहाँ पर इनकी जारादारी है, इसके अलावा तो बाकी डिफरेंट वॉरलॉर्ड्स जो हैं वो अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। तो लिहाजा ये खुद भी लगते हैं कि टीटीपी के जेर असर हैं और उनके खिलाफ खुद भी जो है किस्म का हॉस्टेज हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बारहा रिक्वेस्टों के बावजूद, इंटरनेशनल रिक्वेस्ट के बावजूद अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर ऐसा नहीं है कि आप जो है वो शातें उठाते रहेंगे, अपने खुद लहूलुहान होते रहेंगे। अभी भी कल जो हमले हुए हैं वो लिमिटेड टारगेट्स के ऊपर हुए हैं, ऐसे ठिकानों के ऊपर हुए हैं कि जहाँ पर खुद तालिबानी रजीम जो है उसकी एक्सेस वहां तक नहीं थी। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत ज्यादा एस्केलेशन लैडर के ऊपर जाने वाली चीज है, ये महदूद ही रहेगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब ये कॉन्टीजेंसी हम कल ऑपरेट कर रहे होंगे
कर रहे थे, तो उस वक्त भी ये तमाम चीज़ों को एक जिम्मेदारी के साथ देखा गया हो कि अगर एस्केलेट करती है तो हमने क्या रिस्पॉन्स जनरेट करना है। लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी भी किस्म की एस्केलेशन मजीद बढ़ेगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किसी भी किस्म का दोबारा से कोई हमला किया गया या इसकी रिटेलिएशन में कुछ किया गया तो रिस्पॉन्स इससे कहीं ज़्यादा मल्टीप्लाइड होगा और एक्सपोनेंशियल होगा। रिस्पॉन्स इससे कहीं ज़्यादा मल्टीपल होगा। अब्दुल्ला साहब, आपकी जानिब भी आऊँगी। पाकिस्तान का हमने देखा है कि हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि भारतीय माँ पर हमने देखा अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान में कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान भारत के अंदर भी महदूद फ़ज़ाई कार्रवाई कर सकता है? ये वैसे तो ऑप्शन बिल्कुल एक्सरसाइज की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। भारत खुद अंदर से मुश्किलात का शिकार है। मेरा एक जो आपने ब्रिगेडियर अहमद साहब से सवाल पूछा, मैं उसका छोटा सा जवाब जरूर दूंगा। देखिए, फर्ज करें कि पाकिस्तान कोई कार्रवाई ना करता तो फिर तो अफगानिस्तान से कोई कार्रवाई ना होती ना, फिर दहशतगर्द ठंडे हो जाते। तो वो तो रोजाना मार रहे थे। अब हमें क्या करना चाहिए था? बहुत अच्छा किया। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिक्वेस्ट करूंगा आपकी वसातत से, सुनो की वसातत है कि कोई कौम की सुने। हम चाहते हैं हम पे टैक्स लगा दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इस बार इनको न छोड़ें। ये दहशतगर्द और भारत के जो सहूलतकार वहां बैठे हुए हैं, इनको वंस एंड फॉर ऑल जो है ना, किल देम प्रॉपरली। इनको जो है ना, इनकी जगह के ऊपर पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आपके साथ खड़ी हैं। उनके अंदर जो है UIM जो है वो बैठी हुई है, ETIM जो है वो ताजिकिस्तान के अंदर ऑपरेट करती है, चाइना के अंदर जो है ऑपरेट करती है, जैश अदल जो है वो ईरान में ऑपरेट कर रही है। दे आर फुली ऑन बोर्ड विद अस। पाकिस्तान के साथ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, आपने देखा अभी जो दौरे हुए उनके लीडरशिप के पाकिस्तान में। अब जो आपने सवाल किया भारत का, भारत जो है उनको तो 7 स्टेट्स अगर वो बचा गए तो मौजूदा होगा, जो इस टाइम पे चाइना, नेपाल और बांग्लादेश के चुंगल में फंस के रह गई है। अभी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके ऊपर उन्होंने जो 36 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनाया है, वो ये इस बात की गमाजी करता है कि उनको ये पता चल गया है कि अब उनके हाथ से ये चीज निकल रही है। ये 20 किलोमीटर की जो पट्टी है ये उधेड़ के रख देगा दुश्मन उनका। और भारत के हाथ से वैसे ये देखे ना, यहाँ अभी जो उल्फा है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, जिस तरीके से उसने जो है अभी मणिपुर के अंदर कार्रवाइयां की हैं और उनके मिलिट्री कैंप्स को भारत के निशाना बनाया है, ये बात आई ओपनर है, क्लियर कट है। भारत आपके साथ कन्वेंशनल जंग में नहीं आ सकता। भारत की फौज ट्रेंड नहीं है। भारत जो है वो लाइट इन्फेंट्री के ऊपर काम करने वाला, लाइट वेपन के ऊपर काम करने वाला, इंसर्जेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी को डील करने वाला, उनको कन्वेंशनल वॉरफेयर की आदत नहीं है। और अगर अफगानिस्तान कन्वेंशनल डोमेन में आया, आई विश के वो आए, पाकिस्तान विल बीट द हेल आउट ऑफ देम। बिल्कुल बिल्कुल। अब्दुल्ला साहब हमारे साथ ही रहिएगा। अहमद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सर, लास्टली ज़रा ये कमेंट कर दीजिएगा कि हम देखते हैं कि भारत जो है वो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करवाता है पाकिस्तान के अंदर, और हम बलूचिस्तान के अंदर जो देखते हैं जो कार्रवाइयाँ होती हैं और इंडियन फंडेड वो होती हैं सारी। भारत ये क्यों भूल जाता है, जिस तरह अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी निशानदेही की कि 7 सिस्टर स्टेट्स वाला जो मामला है, उसके अलावा खालिस्तान वाला जो मामला है, ये सारे भी जो हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं भारत के अपने लिए। तो भारत क्या इन सब से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के काम करता है ताकि दुनिया को दिखा सके कि जनाब मसला पाकिस्तान के अंदर है, हमारी तरफ तो सब बिल्कुल ठीक है? जी बिल्कुल ऐसी है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने खुद इसको कवर किया कि तवज्जो हटाने के लिए अपने डोमेस्टिक ऑडियंस की, वो इस जंग का सहारा लेने के सिलसिले में, इससे पहले भी जब मोदी को शिकस्त होने लगी थी और इलेक्शंस के अंदर उसको था कि उस तरह से जीत वो नहीं पाएगा, तो उसने ये ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पे एक अनप्रोवोक किस्म की हमला किया था। और अब भी ये अफगानिस्तान को जिसने दोबारा से हीट अप किया है, तो ये बेसिकली वही चीज है। वो ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो ये ऑपरेशन बुनियाद मरसूस हमने जो किया था, वो क्या सिंदूर 2 करेगा, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस 2 हम करेंगे। हम देखेंगे कि कहां से फंडिंग, कौन ऐसी एजेंसीज हैं। और अभी भी आप देखें तो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के अंदर भी हमने ऐसे इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को उनके वहां पे उड़ाया था जो कि पूरी यहाँ के सपोर्ट कर रहे थे और वो मिलिटरीली सारा जो है वो उसके पीछे खड़े हुए थे। तो लिहाजा हमने उसको भी बड़े टारगेटेड ऑपरेशन किए थे। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, पाकिस्तान ने हमेशा, बिल्कुल सर, हमने टारगेटेड ऑपरेशन किए थे और अब भी हमारी कार्रवाइयाँ अब हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर आप हमारे मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की बदअमनी फैलाने की कोशिश करेंगे, फिरका वारियत को हवा देंगे, तो जनाब इसका भरपूर जवाब आपको मिलेगा, चाहे वो फिर आपकी सरहदों के अंदर आके हमें जवाब क्यों ना देना पड़े। ये जवाब पाकिस्तान ज़रूर देगा, ये फैसला हो चुका है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद बेनाज साहब और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस आम मामले पर
अपना एनालिसिस दे रहे हैं। एनालिसिस भी दे रहे थे और पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो हमेशा से वाज़ेह रहा है कि जो भी मैली आंख से देखेगा उसको निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और हम देख रहे थे कि कितनी बार हाँ इग्नोर भी किया गया और भारत की जानिब से भी स्पॉन्सर टेररिज्म जारी था और बिल आखिर अब जवाब देना बनता है। और जिस तरह से अब्दुल्ला साहब ने भी कहा कि अवाम भी अब यही चाहते हैं कि बस एक बार इनका खात्मा ज़रूर होना चाहिए और यही पाकिस्तान का ही मौक़िफ़ है कि मुकम्मल तौर पर जब तक इनका खात्मा नहीं हो सकता ना तो अमन नहीं हो सकता। अभी सदाए रमज़ान में हम ब्रेक पर चलते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। और मुआशरा तब बनता है जब सबको तरक्की के एक जैसे मौक़े मिले, ख़ास तौर पर वो बच्चे जिनके सरों से बाप का साया उठ गया। पाकिस्तान में इस वक्त 46 लाख से ज़ायद यतीम बच्चे मौजूद हैं। ये सिर्फ अदादोशुमार नहीं है नाज़रीन, ये 46 लाख ख्वाब हैं जो टूट सकते हैं अगर हमने इनका हाथ न थामा। ऐसे बच्चों की अक्सरियत तालीम और सेहत जैसी बुनियादी ज़रूरतों को तरस रही होती है। और इसी दर्द को महसूस करते हुए अल खिदमत फाउंडेशन गुज़श्ता कई दिहाइयों से एक दीवार बनकर इन बच्चों के साथ खड़ी है। अल खिदमत फाउंडेशन का किफ़ालत यतामा प्रोग्राम एक यतीम बच्चे को तालीम के जेवर से आरास्ता करने से लेकर उसे एक बाइज़्ज़त इंसान बनाने तक का सफ़र है। आज हम इस अजीम मिशन की तफसीलात बारे बात करते हैं चेयरमैन अल खिदमत एजुकेशन प्रोग्राम सैयद वकास जाफरी साहब से और जानेंगे कि कैसे हम सब मिलकर इन बच्चों के मुस्तकबिल के ज़ामिन बन सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जाफरी साहब। पाकिस्तान में 46 लाख यतीम बच्चों का नंबर देखा जाए तो बहुत बड़ा एक फिगर है। अल खिदमत अब तक कितने बच्चों तक पहुंच सकी है और कितने बच्चों को अपनी आगोश में ले चुकी? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि रमज़ान के इन कबूलियत वाले लम्हात के अंदर आपने यानी एक तो बहुत अहम मौजू को जो है अपनी नशियात का उन्वान बनाया है। जैसा कि आपने बताया कि इस वक्त जो है कि लगभग 5 मिलियन, हम कहते हैं कि 50 मिलियन के करीब बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने बाप की शफ़क़त से महरूम हैं। अल खिदमत फाउंडेशन अभी तक 35,000 बच्चों को की किफ़ालत कर रहा है पाकिस्तान के, यानी जिसे कहते हैं कि उन जो है कि सखी और दर्द दिल रखने वाले जो है कि डोनर्स के ताउन से। और हमारा प्रोग्राम जो है कि सिर्फ जो है कि उनको सिर्फ उनकी मादी ज़रूरत पूरी नहीं करना, ज़ाहिर बात है अल्लाह ने बाप की ऐसी सहूलत ले ली उसका तो कोई मुतबादल नहीं हो सकता है, लेकिन ये कि हम जो उस दुख में कमी कर सकते हैं और जो सहारा हम दे सकते हैं, तो हमारा एक ऑर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम है कि वो सिर्फ यतीम बच्चे को नहीं बल्कि उसकी माँ और उसके जो बहन भाई हैं जो कि उनकी पूरी टेक केयर करता है। और सिर्फ हम उनको जो पैसे नहीं दे रहे बल्कि उनकी तालीम, उनकी सेहत, हत्ता कि अगर उनकी मदर्स जो है अगर उनको किसी नौयत की सपोर्ट चाहिए अपने पाँव पर खड़े होने के लिए तो अल खिदमत ये भी ताउन कर रहे हैं उनके साथ। ज़बरदस्त। अच्छा जाफरी साहब, अल खिदमत फाउंडेशन का किफ़ालत यतामा प्रोग्राम क्या है, इसकी ज़रा डिटेल्स शेयर। यानी हम सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान के लिए हमारा ये जिसे कहते हैं कि ऐलान भी है, हमारी ये पेशकश भी है कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई भी यतीम बच्चा या बच्ची मौजूद है और ख़ास तौर पर उस एज ग्रुप में कि जो एज ग्रुप एजुकेशन का है। देखिए यतीम आमतौर पर हम कहते हैं कि बालिग होने तक रहता है, यानी 18 साल की उम्र अगर हम ये कहें तो हमारा ये ख्याल था कि जिस बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, यानी आप ये कह सकते हैं कि वो 5 से लेकर 8 साल का बच्चा ही, तो हमारी ये ऑफ़र है कि भाई हम सबसे कहते हैं कि आप हम तक रब्ता कीजिए, हम उसको अपने ऑर्फन फैमिली सपोर्ट के तहत हम जो है कि उसको रजिस्टर करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है कि हम उसका हमारा पूरा एक डायरेक्टोरेट है, यानी एयर मार्शल रिटायर्ड फारूक हबीब साहब ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और पूरे पाकिस्तान में जो ऑर्फन बच्चे हैं उनको ये हेड करते हैं। और हेड ऑफिस के अंदर हमारे कुछ 40 अफराद हैं कि जो पूरे पाकिस्तान के 35,000 बच्चों की टेक केयर करते हैं, उनकी तालीम, उनकी हेल्थ, उनकी प्लेसमेंट, उनकी माओं की टेक केयर, ये सारा का सारा निज़ाम है। और फिर सिर्फ ये नहीं है बल्कि इनको हम माहाना एक मरतबा इकट्ठा करते हैं, यानी ये अपनी माओं के साथ आते हैं। हमारे स्टडी सेंटर है, पूरे पाकिस्तान को हमने क्लस्टर्स और क्लस्टर को स्टडी सेंटर में तकसीम किया है ताकि माहाना की बुनियाद पर उनसे रब्ता रखें, इनकी ज़रूरियात। अच्छा, इनकी साइकोथेरापी भी तो है, ज़रा कि सबसे बढ़कर तो ये है हमने अपने वॉलंटियर जो है हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बच्चे और बच्चियां जो हैं हमने उनको कहा है कि अपने स्टडी सेंटर के अंदर आएँ और इन बेटों और बेटियों के साथ कुछ वक्त गुजारें। तो गोया कि महज एक जो है कि मादी ज़रूरत नहीं है बल्कि उनको जो है सोशली, उनको इमोशनली, उनको स्पिरिचुअली इन्वॉल्व किया जाता है। अच्छा जाफरी साहब, ये तो आपने बता दिया कि क्राइटेरिया क्या है, कौन से बच्चे हैं जिनके लिए आपकी पेशकश मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त है, और किस तरह ना सिर्फ आप बच्चों की बल्कि उनकी फैमिली की भी टेक केयर कर रहे होते हैं। तो ये बताइएगा कि मुस्तकबिल में आपके क्या इरादे हैं, मतलब कौन कौन सी सहूलियात हैं, किस किस तरह से आप इन्हें मज़ीद फैसिलिटेट करने का इरादा रखते हैं और इसके लिए आपको कितनी डोनेशन की ज़रूरत हो सकती है? जी देखिए, इस वक्त तो यानी एक जितनी बच्चे की किफ़ालत पर जिसे कहते हैं सालाना 66,000, सिर्फ 66,000
रुपीज़ में आप एक पूरे साल के लिए यतीम बच्चे की के कफील बन सकते हैं। एक अच्छा। तो ये। इस वक्त अलखिदमत फाउंडेशन सालाना 3 अरब रुपया सिर्फ इस प्रोजेक्ट पर खर्च कर रही है, सिर्फ ऑर्फन के ऊपर कर रही है। और हमारी ये ख्वाहिश है और ये दुआ भी हम करेंगे अल्लाह ताला से कि हम मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के अंदर जाते हैं, हम कहते हैं कि आइए क्या ये अहद करें कि हमारे इर्द गिर्द कोई यतीम बच्चा ऐसा ना हो कि जिसको हम जो है कि अपने इस नेटवर्क के अंदर ना ले लें। यानी हम हर ज़िले में जाते हैं, हर तहसील के अंदर जाते हैं, हम ये कहते हैं कि वो मुकामी कम्युनिटी उन्हीं को संभाले। देखिए खूबसूरती यही है कि खूबसूरती यही है कि ज़रा ये बजाय इसके इनको यतीम खानों के अंदर लेकर आए, अगर वही कम्युनिटी उनको संभाल ले तो हमारी तो ये ख्वाहिश है और ये ऑफ़र हमारे लिए पूरी तरह पूरे पाकिस्तान के लिए है कि हम ये चाहेंगे। अच्छा जाफरी साहब, ये फंड्स के इंतज़ाम और फिर इसमें शफाफियत कितनी यकीनी बनाई जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक तो अलखिदमत जो कि खुद एक एतमाद का नाम है और हम जो भी डोनर किसी भी यतीम बच्चे का कफील बनता है उसको जो है कि हम सालाना उस बच्चे की डेवलपमेंट रिपोर्ट देते हैं। यानी ना सिर्फ उसकी तालीमी डेवलपमेंट की रिपोर्ट देते हैं बल्कि उसके साथ उसकी जो जो ज़रूरत है वो उससे मिलना चाहेगा, उससे मुलाकात होगी। इसी तरीके से हम उन बच्चों के लिए खेलों का बंदोबस्त करते हैं, उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग होती है। अच्छा, और ये रिपोर्ट हम डोनर को देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक यतीम के कफील हैं तो आपको साल में 1, 2, 3 मरतबा ये अपडेट दी जाएगी कि आप जिस बच्चे को स्पॉन्सर करेंगे। जस्ट लाइक ऐसे ही है कि आपने अपनी फैमिली को एक्सटेंड किया है। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आपने चौथा भाई या बहन आपने उनको शामिल कर लिया और आप यानी आप एक खूबसूरत इस्लामी मुआशरे का एक मॉडल बन रहे हैं। तो अच्छा जाफरी साहब को अच्छी कोई एग्जांपल हमारे साथ शेयर भी करें कि यकीनन आपने बहुत सारी इस तरह की अच्छी एग्जांपल्स देखी होंगी कि लोग जो पूरे साल का बच्चे का खर्च उठाते हैं, अपने बच्चों की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं, वो मिलने के लिए भी स्पेशली आते हैं या उन्हें अपने घर पे इनवाइट करते हैं। कोई इस तरह के भी वाकयात अगर आप शेयर करें तो। बल्कि मैं आपको बताऊं कि एक मॉडल तो ये जो मैंने आपको बताया इसको कहते हैं ऑर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम के जो यतीम बच्चे, अच्छा इनको हम यतीम बच्चे नहीं कहते, हम इनको कहते हैं बाहिम्मत बच्चे। हम इनकी माओं को जो है कि बेवा नहीं कहते, हम कहते हैं बाहिम्मत माएँ। देखिए एक अल्फाज भी तो बड़े सुजेस्टिव होते हैं ना, तो ये इंडिकेटिव होते हैं, तो हमने ये नाम दिया। अच्छा एक मॉडल ये है कि जो बच्चे माओं के साथ हैं। दूसरा हमने पाकिस्तान में 24 ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट बोर्डिंग हाउसेस कायम किए हैं कि जो इन यतीम या बाहिम्मत बच्चों में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं हम उनको लेकर जाते हैं टैलेंट पूल प्रोग्राम के तहत। इस वक्त हमारे पास 3000 के करीब ऐसे बच्चे हैं कि जिनको 24 आवर उनको हम आगोश होम्स में रखते हैं। और मैं आपको पूरे एतमाद से कहता हूँ कि मेरा बच्चा जिस लेवल की तालीम, डाइट और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंजॉय कर रहा है, ये 3000 बच्चे वो एंजॉय कर रहे हैं और ये इसको आप मिनिमम आप 4 स्टार कह सकते हैं। तो ये 3000 बच्चे वो हैं कि हम ये चाहते हैं कि इनके न सिर्फ कैरियर को यकीनी बनाएं, हत्ता कि हम इनको जो खिलाते हैं हम उनकी कैलोरीज को भी काउंट करते हैं। हमने इनके लिए साइकोलॉजिस्ट रखे हैं। आपको पता है कि जो पता यतीम बच्चा होता है तो उसके जहनी मसाइल भी होते हैं, हमने साइकोलॉजिस्ट रखा हुआ है। तो गोया ऐसा नहीं है कि ये बेस्ट एक टेकन फॉर ग्रांटेड हम काम लेना, नहीं, हम चाहते हैं कि इसकी जितनी निटी-ग्रिटी है खूबसूरती से मिले। अच्छा जाफरी साहब, यूनिसेफ के मुताबिक हम देखें तो आलमी सतह पर यतीम बच्चों की तादाद बढ़ रही है, तो अलखिदमत बैनुल-अक़वामी सतह पर इदारों के साथ मिलकर फलाह के लिए क्या काम करें? ये दोनों काम कर रहे हैं अलखिदमत। एक तो ये कर रहा है कि जो पूरे दुनिया के अंदर फैले हुए जो हमारे एक्सपैट पाकिस्तानी हैं हम उनको इनसे जोड़ रहे हैं, एक तो ये है। दूसरा ये है कि अलखिदमत एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है। यानी इस वक्त अलखिदमत जो है कि गज़ा के अंदर यानी जो है कि सैकड़ों बच्चे यतीम बच्चों की किफ़ालत कर रहा है। हमने शामी बच्चों के लिए ऑर्फनेज एक तुर्की के अंदर बनाए हुए, गाजी अंतब के इलाके में जब जलजला आया था सीरिया और तुर्किया के अंदर, तो हमने यतीम बच्चों के लिए, सीरिया के यतीम बच्चों के लिए बॉर्डर के ऊपर, तुर्की के बॉर्डर के ऊपर हमने जो कि आगोश होम बनाया, जिस तरह हमने पाकिस्तान बच्चों के लिए बनाया हुआ है। इसीलिए अलखिदमत की जो है कि ये खिदमात जो है कि सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। हम जहाँ तक इसलिए कि पाकिस्तान को, आपको ये मालूम है कि पिछले दिन एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तानी जो है कि चैरिटी करने के अतबार से दुनिया की टॉप की अक़वाम में शामिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन पाकिस्तानियों ने अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए अलखिदमत को 12 अरब 1200 करोड़ रुपया दिया है, यानी इस फ़लस्तीन के लिए कि जिससे हमारी सरहदें भी नहीं मिलती, तो पाकिस्तानी तो बहुत दरिया दिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत की ये खिदमात सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के बच्चों के लिए आम है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई जी अलखिदमत फाउंडेशन बहुत ही ज़बरदस्त काम करिए, इंसानी फलाह के लिए काम करिए, यतीम बच्चों के लिए काम करिए और एक आम शहरी भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकता है। बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, रमज़ान का बाबरकत महीना है और सवाब भी डबल हो जाएगा। और बिल्कुल आप एक साल के लिए किसी बच्चे को ऑन करें और आपको पता चलता रहेगा, आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मिल रही है कि क्या डाइट मिल रही है, बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तालीम कितनी अच्छी हासिल कर रहा है। तो जनाब सारे जो हैं इसमें हिस्सा डाल सकते हैं और अलखिदमत के साथ जनाब आप जुड़ सकते हैं, रब्ता भी कर सकते हैं उनकी वेबसाइट के थ्रू। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, देखते रहिए सदाए रमज़ान।
तो आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। रमज़ानुल मुबारक में अक्सर हमारी अपनी बेतदाली की वजह से इस महीने की बरकतों को जिस्मानी तकलीफ़ में हम बदल देते हैं। सारा दिन रोज़ा रखने के बाद जैसे जैसे इफ्तार का वक्त आता है शदीद गैस, बदहज़मी और मैदे की जलन का एहसास होना शुरू हो जाता है। वजह बहुत सादा है, हम भूल जाते हैं कि मैदा है और ये एक मशीन है जिसका ख्याल रखना हमारी अपनी ही जिम्मेदारी है। हम सहरी और इफ्तारी में बहुत कुछ ऐसा खाते हैं जो तबीयत को बोझल कर सकता है। क्या ये सब तली हुई चीज़ों की वजह से होता है या हमारे खाने का तरीक़ेकार गलत है? सुन्नत नबवी में सहरी और इफ्तारी के क्या आदाब हैं जो हमें तिब्बी तौर पर फिट भी रख सकते हैं? इन सब बातों पर रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तिब हकीम अताउर रहमान साहब। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सदाए रमज़ान में खुश आमदीद। सबसे पहले हमें बताइए कि पेट में ये जो गैस और बदहज़मी की बहुत सारी कैफियत चल रही होती हैं, इनकी सबसे बड़ी वजह आप क्या समझते हैं रमज़ान के दौरान? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सर, ये रमज़ान में आपको पता है कि बेसिकली तो इसका मेन मकसद ये है कि पूरे साल 365 दिन जो हम बदपरेज़ी करते हैं, तो ये जो एक महीना अल्लाह ने दिया है ना, ये हमें ट्रायल, ट्रेनिंग, रिहर्सल का महीना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो 365 दिनों में जो 11 माह की जो बदपरेज़ियाँ हैं उससे भी डबल इसमें बदपरेज़ियाँ करते हैं। जी, बिल्कुल। और रोज़ा रख के हम एहसान भी करते हैं जी, हमने रोज़ा रखा है तो हक अदा करते हैं दस्तरखान पे। तो ये जो दस्तरखान में एक दो इसमें वजूहात हैं जब बीमार होने की। एक वजह यह है कि एक दस्तरखान सजता है अफ्तारी का, जी, जिसके अंदर आप पकौड़े भी खा रहे हैं, समोसे भी खा रहे हैं, दही बल्ले भी खा रहे हैं, फ्रूट चाट भी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खजूरें भी खा रहे हैं, हर किस्म का मशरूबात पी रहे हैं। और ठीक 10 मिनट बाद नमाज पढ़ के आते हैं तो फिर एक नया दस्तरखान सजा है। तो मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई कि वो दूसरा दस्तरखान किस पेट में जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि एक ही दस्तरखान होना चाहिए, उसमें आप खाना भी खाएं, उसमें आप जो भी चीज़ें बनी हैं। हम ये नहीं कहते कि घर में कई नेमतें हैं अल्लाह की, पकौड़े अगर घर के बने हुए हैं तो भी आप खाएं, एतदाल में खाएं, लेकिन एक टाइम में खाएं। अच्छा, उसका दूसरा फलसफा ये है कि जब आप खाना खाते हैं, आपका स्टमक जो है, आपका ब्रेन उसको मैसेज देता है कि अब आप खाना खा रहे हैं, तो इन जो प्रोसेस होता है ना, वो इनहेलिंग प्रोसेस चाह रहा होता है। और जैसे ही आप खाना रोकते हैं ना, तो ब्रेन मैसेज देता है कि अब हाजमे वाला काम शुरू कर दें, खाना रुक चुका है। लिहाजा आपकी बॉडी में वो रतूबात अल्लाह पाक ने जो पैदा किए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो खाने को हजम करता है, वो पैदा होना शुरू होता है। अब उसका आधे घंटे का प्रोसीजर होता है। अब उस आधे घंटे के दरमियान में जब दोबारा खाना आप खाते हैं तो आपका स्टमक जो है वो भारी बोझल हो जाएगा। आपने 2 टेबल की बात कर दी, मिडनाइट क्रेविंग भी शुरू हो जाती है। 12-1 बजे फिर स्नैकिंग का भी टाइम होता है, सहरी तक जो जाग रहे हैं। इसमें गैप है। ये फिल फॉर 2 खाने जो खाते हैं ना, ये भी एक हमारी वजूहात में है बीमारी की। दूसरा, हम पानी बहुत पी लेते हैं। मैं ये कहता हूँ अक्सर हमारे जो सब मिलने वालों को कि आप 1 आध खजूर खा के पानी पिए, आधा गिलास से 1 गिलास तक पानी पिए, और उसके बाद कोशिश करें कि जहां आपने 12 घंटे पानी का सब्र किया है वहां फिर आधा घंटा मजीद सब्र करें। फिर आप खाना खा के उसके आधे घंटे के बाद पानी पिए। आप यकीन कीजिए कि आपका पेट में अफारा भी नहीं होगा, ब्लोटिंग भी नहीं होगी और गैस भी। अच्छा हकीम साहब, सहरी के दौरान हम कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं खा रहे होते हैं जो फिर सारा दिन मैदे में तज़ाबियत भी रहती है? जी, सहरी में बेसिकली सादी ग़िज़ा खानी चाहिए, क्योंकि सहरी के बाद अमूमन मोर देन 90% लोग सो जाते हैं। चाहे वो दफ्तर के भी हैं, वो 1 आध घंटे के लिए सोते हैं, या जो बिजनेस मैन है वो 4-5 घंटे के लिए सोते हैं, लेकिन तकरीबन 90% लोग सो जाते हैं, वो खाते ही सो जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो सहरी में आप पराठे जो हैं बहुत ज़्यादा, जिन लोगों को, चूँकि आपको पता है लीवर फैटी हमारा कॉमन है, और मैदे में गैस, ब्लोटिंग, ये भी कॉमन इश्यूज है हमारे पाकिस्तान में। इसमें नान कुलचा बिल्कुल ना खाया जाए सहरी में। हमारे यहाँ ना नान चने भी लोग खा रहे हैं। अगर आपने चने खाने भी हैं, बोंग पाए खा रहे हैं, निहारियाँ खा रहे हैं, बाहर देखें ना आप सहरी भी सजी हुई है। ये तमाम चीज़ें चने कभी कभार तो सूट कर गया, लेकिन डेली बेस पे लोग खा रहे हैं, तो वो 2-4-5 दिन के बाद आपका स्टमक भूख भी खत्म कर देता है, स्ट्रक हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाती है। इवन कि आप बहुत से लोग ऐसे देखें जो अफ्तारी के करीब भी असर की नमाज के टाइम पे उनको डकार आ रहे होते हैं, जो आपने सहरी में खाना खाया होता है। तो उसका ये तरीकाकार ये है कि कोई भी मौसमी सब्जी है आप वो भी खाएं, गोश्त खाएं आप शोरबे की शक्ल में, यखनी की शक्ल में, लेकिन उसके साथ दही रख लें। फिर दूसरा, एक सहरी के अंदर एक गलती हम ये करते हैं कि हम सहरी में लस्सी के साथ फौरी चाय भी पीते हैं। हाँ, ये कॉम्बिनेशन, यानी वो हमें चाय पीने का नशा है और लस्सी का खौफ है कि लस्सी नहीं पिएंगे तो प्यास बहुत लगेगी, ये प्यास से बचाएगी, और चाय जो है ये कोई सरदर्द नहीं होने देगी सारा दिन। वो नफसियाती चीज है ना कि चाय नशा है और लस्सी नहीं पिएंगे तो प्यास बहुत लगेगी। तो अच्छा, मैं इन लोगों को कहता हूँ कि जी अगर आपको फर्ज करें दोनों चीजें पीनी है तो दोनों को आगे पीछे कर लें खानों से। मिसाल के तौर पे आप रात को चाय पी लें, चाय की एक पूरे कंपनसेशन हो जाएगी, या आप लस्सी जो है वो खाने से पहले पी लें, आधा घंटा पहले जब आप सहरी के लिए उठते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, आप लस्सी का 1 गिलास पी लें और फिर खाना खाएं, उसके बाद चाय पी लें। लेकिन
खाने के फौरी बाद चाय पीना भी बहुत खतरनाक अच्छा। है। हमारे यहाँ लोग ब्लैक कॉफ़ी चाय खाने के बाद पीते हैं। मैं कहता हूँ कि 15-20 मिनट का थोड़ा मार्जिन दे दें। आप सहरी थोड़ी सी, ये बिल्कुल हम एज पे करते हैं, अजान हो रही होती है तो आखिरी लुकमा जा रहा होता है। तो हमें अपनी जो मैदे के मरीज हैं उनको तो ये बड़ा एहतमाम करना चाहिए कि आधा घंटा पहले आप अपना खाना पीना छोड़ दें और फिर 5-7 मिनट पहले चाय पी लें जो अजान से, तो उसमें आप ठीक रहें। सिर्फ तरतीब की जरूरत है। खाना पीना तो हम बंद नहीं कर रहे, हम कहते हैं सिर्फ आपने एक टाइमिंग एडजस्ट करनी है। आप लस्सी, अच्छा लस्सी, अब मौसम आजकल भी माशाल्लाह कोल्ड है, बहुत गर्म तो नहीं है, लेकिन आजकल के मौसम में लस्सी ठीक नहीं है। लस्सी अक्सर लोगों को दर्दे कर देती है, रेशा बलगम पैदा करती है। जिन लोगों को बलगम रेशा है, जिनको गला खराब है, तो आप दही का इस्तेमाल रखें खाने के साथ। सालन जो भी आपका शोरबा है, यखनी है, कोई चीज़ है, सब्जी है, दाल है, आप दही लें और दही को का भी इस्तेमाल किया है, उसको मुतदिल करने का बेस्ट तरीका क्या है, वो क्या, आप पुदीने की चटनी को दही के अंदर मिक्स कर लें 2 चम्मच, वो रायता बन जाएगा, वो हाजमा भी होगा। अच्छा। और वो दही हर मजाज के शख्स को सूट भी करेगी। जो लोग कहते हैं ना उन्हें लस्सी दही सूट नहीं करती, नहीं करती, ब्लॉटिंग हो जाती है। सर ये जो पुदीने की चटनी है ना, घरों में बना के हम लोग रखते हैं और दही के साथ हम रात को आप खाते हैं, यकीन कीजिए वो दवाई की दवाई है, गज़ा की गज़ा है। अच्छा हकीम साहब, जिनको ब्लॉटिंग का मसला है, रमजान के दौरान रोजा रखा है, पूरा दिन अवज़ार है, कोई नुस्खा खाया कुछ नहीं लेकिन ब्लॉटिंग इतनी है, लेकिन ब्लॉटिंग बहुत है, कोई नुस्खा, कोई हर्ब्स ऐसी हो जो मददगार साबित? इसमें सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए कहूँगा कि आप खाने के बाद जो चाय पीते हैं या ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, तो उसकी जगह ना आप कहवा पीना शुरू कर दें। रमजान आम दिनों में आप पिए, लेकिन चाय कॉफ़ी से हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन पूरा दिन डिहाइड्रेशन से आपका गुजरा है, पानी की कमी हुई है, और फिर आप चाय और कॉफ़ी आप पी के अपने पानी और खुशक कर रहे हैं बॉडी का, और वो भी उस वक्त में जब आपको पानी पीने की ज़रूरत है। अगर आपको फर्ज करें बहुत ज़रूरत है चाय की, कॉफ़ी की, तो आप रात को 10-11 बजे पी लें। वो जो 2-3 घंटे अफ्तारी से लेकर 10-11 बजे तक आपने इतना पानी पी लिया होगा कि वो आपको नुकसान नहीं दे। नंबर 1। नंबर 2, मैं कहवा बता रहा था कि घर के अंदर 4-5 चीज़ें हैं जो किचन रेसिपी हैं। आप जिन लोगों जो मैदे के मरीज हैं, वो मैं ये कहता हूँ कि ये कहवा पीना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह उनके रोजे भी बहुत अच्छे गुजरेंगे, उनको ब्लॉटिंग भी नहीं होगी, उनको गैस भी नहीं होगी। वो मिसाल के तौर पे 2-3 कप पानी आप गर्म कर लें, जैसे आप चाय के लिए गर्म करते हैं। उबलते पानी के अंदर आप 10 पत्ते जो है ना ताजे पुदीने के डाल दें, और तकरीबन 1 इंच का पीस अदरक का वो भी आप उसमें डाल दें, और तकरीबन 1/4 से लेके आधी चम्मच तक सौंफ डाल दें। ठीक है। और लेमन ग्रास भी एक होता है, हमारा मिलता है, लेमन ग्रास के 2-3 फूल, पत्तियां कह लें उसकी, वो आप उसमें डालें, अरोमा के लिए, ज़ायके के लिए, और रेफ्रिजरेंट होता है। और 5वीं चीज़ उसमें आपने डाल लेनी है, पुदीना हो गया, अदरक हो गया, सौंफ हो गया, और ये हो गया लेमन ग्रास, इलायची, 2 अदद इलायची डाल लें। या आप 3-4 कप जो घर के अफराद हैं उनके लिए बनाएं। 5-7 मिनट इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको दम पुख्त कर लें, और उसको कपों में डाल के तो उसमें लेमन आधा निचोड़ लें। विटामिन सी भी आपको मिलेगा, और रेफ्रिजरेंट भी है, और एपिटाइजर भी होता है। जबरदस्त। उसके बाद आपने चीनी नहीं डालनी, उसमें आपने शक्कर या गुड़ डालना है। हनी भी ना डालें, आप शक्कर में ही पिए। आप यकीन कीजिए ये कहवा जैसे ही आप पियेंगे, आप 15-20 मिनट बाद ऐसे हल्के हो जाएंगे कि आपने जो खाना खाया वो हजम भी होगा। मैदे के सारे मसाइल का हल जो है हकीम साहब ने बता दी। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, वक्त खत्म हो गया हमारे पास। और नाजरीन बिल्कुल आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, मैदे को भी थोड़ा रिलैक्स करें, उसे भी थोड़ा सा सांस लेने का मौका दें, और चाय कॉफी की बजाय ये कहवा जात इस्तेमाल करें तो बहुत फायदा होगा। इजाजत दीजिए, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सदा